नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिलचस्प और रोचक कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से हमारा यह चैनल और भी लोगों तक पहुंच सकेगा। धन्यवाद। लक्ष्मी की नई नई शादी हुई थी और आज उसका रसोई घर में पहली बार रसोई बनाने का दिन था। जब वह अपने ससुराल से विदा होकर आई थी तो उसकी सास ने उसे कल शाम को ही बता दिया था, बहू कल सुबह तुम्हारी पहली रसोई है। इसलिए लक्ष्मी अलसुबह ही उठ गई थी, स्नान कर लिया था और रसोई की तैयारियों में लग गई थी। उसने रात को ही अपने पति रमन से परिवार के लोगों की पसंद नापसंद के बारे में विस्तार से पूछ लिया था। लक्ष्मी के नाम में ही नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व में भी सौंदर्य, गुण और धैर्य झलकता था। उसने सुबह सुबह ही रसोई घर को व्यवस्थित कर लिया था और सबसे पहले मीठे पकवान की तैयारी शुरू की। उसने बेसन का हलवा बनाने का निर्णय लिया जो उसकी सास के हर खुशी के मौके पर बनता था और सबको पसंद आता था। ये जानकारी रमन ने उसे पहले ही दे दी थी। रसोई घर में एक खिड़की थी जो गली की ओर खुलती थी। वहां से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी जिससे लक्ष्मी को गर्मी का एहसास कुछ कम हो गया था। सब्जियों को काटने के दौरान उसकी ननद उसकी मदद के लिए आ गई। उसने ननद से रसोई की जरूरी सामग्रियों के बारे में पूछा और फिर उसे विनम्रता से वापस भेज दिया। तभी लक्ष्मी के कानों में कुछ औरतों की धीमी धीमी बातें सुनाई देने लगी। आवाज थोड़ी देर बाद और करीब आ गई तो लक्ष्मी को लगा कि शायद वे औरतें उसके ससुराल के बारे में ही चर्चा कर रही हैं। वह खिड़की के पास खड़ी हो गई और हल्के से आंचल को खींचकर देखा। वहां दो औरतें खड़ी बातें कर रही थी जो उसकी सास की उम्र की लग रही थी। एक औरत ने कहना शुरू किया, अरे आजकल अच्छाई का कोई मोल कहाँ रह गया है। देखो बनैली को, जिसे बनिया की घरवाली कहते हैं, कैसे बन नहीं कहलाती है। यहाँ देखो रमन की शादी में उसकी माँ को तो शामिल ही नहीं किया गया और हर जगह बनैली ही मालकिन बनकर घूम रही है। बहू भी ऐसी आई है जो अभी तक अपनी सास से ठीक से मिली भी नहीं है। सास बेचारी तो नौहरे में एक कमरे में बंद पड़ी है। लक्ष्मी यह सुनकर उलझन में पड़ गई कि आखिर ये बनैली कौन है और उसकी असली सास कौन है। उसने और भी ध्यान से उन औरतों की बातें सुननी शुरू कर दी। अब वे और भी गहराई से बोलने लगी, अरे बहन सुना है बनैली के 2 हिस्से खुल गए हैं। ऐसी सुंदर सुगड़ काया और मन की कोमलता, और दहेज की तो पूछो ही मत, जैसे घर भर दिया हो। साक्षात लक्ष्मी का अवतार है, एक औरत ने कहा। दूसरी औरत ने जवाब दिया, हाँ बहन, उसका नाम भी लक्ष्मी है और वह अब दूसरी बार ससुराल आई है। सुबह सुबह रसोई में लग गई है, पर सास को क्या सुख दिया उसने। वह बूढ़ी औरत बोली, बेचारी तो अलग थलग पड़ी हुई है। फिर दूसरी औरत कहने लगी, अरे बहन कैसी बातें करती हो, उसे बताया ही नहीं गया होगा कि उसकी असली सास कोई और है। और देखो ना बच्चे भी कैसे उसके सौतेले जैसे रहते हैं। तभी लक्ष्मी का ध्यान टूटा। कड़ाही में तेल धुआं छोड़ रहा था और उसका मन उन औरतों की बातों को सुनकर दुखी हो गया था। लक्ष्मी की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसके मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। आखिर उसकी असली सास कौन है, बनैली कौन है। मायके वालों ने भी उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। इन सवालों के चक्रव्यूह में घिरी लक्ष्मी ने जैसे तैसे खाना बना दिया। लक्ष्मी के ससुर का नाम रामदास था। करीब 50-55 साल के अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान थे वे। छोटे से शहर में उनकी एक फैक्ट्री थी। 15 साल पहले वे गांव के पास एक छोटे इलाके में रहते थे और परिवार के बड़े बेटे थे, लाडले थे। जब उनकी जवानी आई तो कुछ कमजोरियों ने उन्हें जकड़ लिया था। रामदास जी की रंगीन मिजाजी की चर्चाएं आम होने लगी थी। तब उनके माता पिता ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आखिरकार सोच विचार के बाद परिवार ने एक हल निकाला, शादी। वे मानते थे कि विवाह हर समस्या का समाधान होता है। लड़की की तलाश शुरू हुई और आखिरकार 25 की उम्र तक आते आते रामदास का विवाह रुक्मणी से हो गया। रुक्मणी एक खूबसूरत राजकुमारी जैसी दिखने वाली, जिनके आगमन ने रामदास को मानो कमरे से बाहर निकलने की जरूरत ही खत्म कर दी थी। रामदास हर वक्त रुक्मणी के इर्द गिर्द मंडराता रहता और उसके सौंदर्य पर मोहित हो जाता। रुक्मणी भी अपने पति के इस प्रेम को पाकर निहाल थी।
वह कहती, सचमुच आप बहुत झूठ बोलते हैं। और उसकी इस अदाओं पर रामदास मर मिटता था। कुछ वर्षों के बाद रामदास का छोटा भाई पढ़ाई के लिए शहर चला गया और उनकी बहन की भी शादी हो गई। अब रामदास के पिता चाहते थे कि उनका बड़ा बेटा उनका कामकाज संभाले। कई बार रामदास के पिता उसे समझा चुके थे, बेटा अब तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम अब गृहस्थी के बन गए हो, परिवार आगे बढ़ेगा तो तुम्हें मेरा हाथ बटाना चाहिए। लेकिन रामदास अभी गृहस्थी के बंधनों में बंधने के लिए तैयार नहीं था। वह हर बार कहता, मेरा अभी कोई ऐसा इरादा नहीं है पिताजी, मेरी खेलने कूदने की उम्र है, काम काज में अभी मन नहीं है। और इस तरह वह बात को टाल देता था। जब रामदास पर किसी भी बात का असर नहीं हुआ तो उसके माता पिता ने उसकी सास को बीच में लाकर बहू का सहारा लिया। वे सोचने लगे कि शायद रुक्मणी की बात मानकर रामदास समझ जाएगा। इस समय तक रुक्मणी अब किशोरी से एक जिम्मेदार पत्नी बनने लगी थी। सास उसे हर दिन नई नई बातें समझाने लगी थी ताकि वे रामदास को कामकाज संभालने के लिए तैयार कर सके। घर में अभी तक कोई नन्हा मुन्ना नहीं आया था, इसलिए परिवार ने सोचा कि अगर रामदास के जीवन में कोई संतान आ जाए तो उसे जिम्मेदारियों का एहसास होगा। हर उपाय की पूरी कोशिश की गई और आखिरकार 1 साल के भीतर पता नहीं कौन सा उपाय काम कर गया। रुक्मणी गर्भवती हो गई और घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। रामदास अब खुशी खुशी फैक्ट्री जाने लगा। नियत समय पर बालक का जन्म हुआ और उसका जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। एक बेटी और एक बेटे ने परिवार को पूरा कर दिया। रामदास का भाई शहर में नौकरी पाकर वहीं बस गया और माता पिता धीरे धीरे उनके सुखी परिवार को देखकर स्वर्ग सिधार गए। रुक्मणी अब एक परिपक्व गृहिणी बन चुकी थी। उसकी सारी दुनिया अब घर गृहस्थी में ही समा गई थी। रमन, उनका बड़ा बेटा, अब स्कूल जाने लगा था और उससे छोटी बेटी मीना माता पिता दोनों की दुलारी थी। सबसे छोटा गगन अभी मात्र 2 साल का था। रामदास के बदलते व्यवहार ने रुक्मणी को बहुत बेचैन किया। उसने रामदास को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके स्वभाव में कोई फर्क नहीं आया। जो रामदास कभी 3 साल तक घर से बाहर कदम नहीं रखता था, आज वही उसकी बात पर ध्यान तक नहीं देता था। देर रात घर आना, कभी कभी बाहर ही खाना खा लेना, यहाँ तक कि कई बार तो रात भर घर न आना उसकी आदत बन गई थी। रुक्मणी ने एक दिन रामदास से कहा, सुनो जी, आज जल्दी आना, बाजार जाना है। तो रामदास ने बेरुखी से जवाब दिया, मुझे जल्दी आने की क्या जरूरत है, तुम अकेली भी तो जा सकती हो। रुक्मणी ने बच्चों की देखभाल की बात की तो वह कहने लगा, देखो बच्चे बड़े हो रहे हैं, कभी कभी मेरा भी थोड़ा ध्यान रखा करो तो मैं जल्दी आ सकता हूँ। रुक्मणी की बातें अब रामदास के लिए बेमानी हो गई थी। उसने दुखी मन से कहा, तुम्हें मेरी क्या जरूरत है, तुम्हारा तो सारा मन बाहर ही लगता है। यहाँ मैं घर में पिसती रहती हूँ और तुम लाट साहब बनकर बाहर घूमते रहते हो। इस तरह की शिकवा शिकायतों ने धीरे धीरे रुक्मणी और रामदास के बीच मनमुटाव पैदा कर दिया और छोटी छोटी बातों पर तकरारें झगड़ों में बदलने लगी। ये नहीं था कि रामदास बच्चों से प्यार नहीं करता था, वह उनके प्रति अपने सभी कर्तव्यों का पालन करता था, लेकिन रुक्मणी के प्रति उसकी अब पहले जैसी रुचि नहीं रही थी। 9 साल पहले वाली रुक्मणी और आज की रुक्मणी में जमीन आसमान का फर्क आ गया था। कभी नाजुक काया वाली रुक्मणी अब दोहरी काया की हो गई थी। गृहस्थी के बंधनों में उलझकर रुक्मणी के चेहरे की रौनक मंद पड़ गई थी। उसके स्वभाव में भी अब वह पहले जैसी मधुरता नहीं रही थी। हालांकि जब भी उसे मौका मिलता वह अपने संपूर्ण प्रेम का इजहार रामदास के प्रति करती और उसकी हर खुशी का ध्यान रखती। पर बीते 4-5 वर्षों में रामदास का ध्यान रुक्मणी से हटकर कहीं और ही लगा रहा था। इसका एक कारण था पिछले 3 वर्षों में 3 संतानों का आगमन और सास के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियों का रुक्मणी पर आ पड़ना। रुक्मणी ने महसूस किया कि रामदास उससे दूर जा रहा है। उसने कोशिश की कि उसे अपने मुश्किलों और बच्चों की जरूरतों के बारे में बताकर अपनी ओर खींच सके, पर हर बार वह अनसुना कर दिया जाता। रामदास हमेशा यही कहता, तुझे किस चीज की कमी है, मैं तेरी सारी जरूरतें पूरी कर रहा हूँ, फिर क्यों परेशान होती है। रुक्मणी कहती, सुविधाएं सब कुछ नहीं होती, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा सहयोग चाहिए।
लेकिन रामदास का दिल अब पिघलने वाला नहीं था। असल में अब रुक्मणी से रामदास की दिलचस्पी खत्म हो चुकी थी। उसकी बातों का जवाब देना तो दूर, वह उससे बचने लगा था। बीते 2-3 सालों में उनके बीच छोटी छोटी बातों पर भी कलह होती रही। रामदास के प्रेम के बिना रुक्मणी की स्थिति ऐसी हो गई थी कि वह अपनी इच्छाओं को कुचलते हुए अंदर ही अंदर घुटने लगी थी। अब तो छोटी छोटी बातों पर वह झगड़ा करने को तैयार रहती। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। इन हालातों का असर बच्चों पर भी पड़ने लगा था। माता पिता के रोज रोज के झगड़ों ने बच्चों को डरा दिया था। रुक्मणी का क्रोध और असंतोष कभी कभी निर्दोष बच्चों पर उतर जाता और वे सब इस तनाव से बचने के लिए अपने अपने में सिमटने लगे। अब रामदास भी शहर की फैक्ट्री में ज्यादा समय बिताने लगा था। माता पिता के गुजर जाने के बाद तो वह बिल्कुल आजाद हो गया था और रुक्मणी की गृहस्थी में फंसने के बजाय उसने अपने पुराने दोस्तों के साथ वक्त बिताना शुरू कर दिया। फिर जब रुक्मणी ने होश संभाला तो रामदास उसके दायरे से बाहर निकल चुका था। दोनों के बीच अब एक बड़ी खाई पसर चुकी थी, जिसने उनके रिश्ते को खोखला बना दिया था। इस परिस्थिति का असर बच्चों पर भी पड़ने लगा था और रामदास और भी दूर होता चला गया। फैक्ट्री में रामदास का सामना अक्सर लाला चंद्रलाल मुंशी से होता था, जो पिता के समय से ही वहां काम कर रहे थे। रामदास उनके प्रति काफी सम्मान रखता था और फैक्ट्री के सारे कागज पत्रों का जिम्मा उन पर छोड़ दिया करता था। लाला चंद्रलाल उम्र में बुजुर्ग थे और बेटी की तरह रामदास को सलाह देते रहते थे। 2 साल पहले लाला चंद्रलाल के परिवार में एक भयानक दुर्घटना घटी थी, जिसमें उनकी पत्नी, बहू और बेटी का निधन हो गया था। उनकी इस दुनिया में बस एक निशानी बची थी, उनकी पोती सीमा, जो अब 15-16 साल की थी। जब भी रामदास फैक्ट्री में ज्यादा समय बिताता, अक्सर लाला चंद्रलाल उसके लिए घर से खाना लेकर आते थे। रुक्मणी से झगड़े के बाद जब भी रामदास फैक्ट्री में ही रात गुजारता, लाला चंद्रलाल उसे अपने घर खाने के लिए बुला लेते थे। वहीं पर रामदास की नजर सीमा पर पड़ी। सीमा की खिलती हुई सुंदरता ने रामदास के मन को भा लिया और वह उसकी ओर खींचने लगा। 9-10 साल पहले रुक्मणी भी उसे इसी तरह भा गई थी। समय के साथ सीमा भी रामदास से बातचीत करने लगी थी। इसे आप सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य, अचानक एक दिन लाला चंद्रलाल बीमार पड़ गए और कुछ दिनों तक फैक्ट्री नहीं जा सके। जब रामदास इस बात की जानकारी लेने उनके घर पहुंचा, तो उसने देखा कि लाला चंद्रलाल की तबीयत नासाज है और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी रामदास ने स्वयं अपने कंधों पर ले ली। इस तरह रामदास का घर में आना जाना बहुत बढ़ गया। अब वह सुबह होते ही वहां पहुंच जाता और नाश्ते से लेकर रात के खाने तक वहीं पर ही रह जाता। सीमा के साथ उसकी बातचीत भी बढ़ने लगी थी और वो उसे बहुत ही अदब से साहब कहकर बुलाती थी। जैसे जैसे रामदास की सीमा से निकटता बढ़ रही थी, वैसे वैसे रुक्मणी उसके दिल से और भी दूर होती जा रही थी। सीमा के लिए यह सब कुछ समझ से बाहर था। अपने माता पिता के गुजरने के बाद उसके लिए दादा ही एकमात्र सहारा थे और उनकी बीमारी के समय में रामदास का समर्थन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। दूसरी ओर लाला चंद्रलाल अपनी पोती सीमा के भविष्य को लेकर चिंतित थे। उन्होंने रामदास से कहा, बेटा, मेरी बीमारी अब ठीक होती नहीं दिख रही। लगता है जल्द ही मेरा समय आ जाएगा। मेरे बाद सीमा का क्या होगा? रामदास ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, मुंशी जी, आप बिल्कुल चिंता मत करें। जल्द ही आप स्वस्थ हो जाएंगे और मैं तो यहाँ हूँ ही सीमा की पूरी देखभाल के लिए। बस आप ईश्वर पर भरोसा रखिए। लेकिन नियति ने लाला चंद्रलाल का साथ छीन लिया और वे दुनिया से विदा हो गए। पीछे छोड़ गए मासूम सीमा और रामदास को। अब सीमा के लिए रामदास ही एकमात्र सहारा था और रामदास ने इस स्थिति का पूरा फायदा उठाया। वह सीमा की देखभाल में अपना अधिकतर समय बिताने लगा और धीरे धीरे सीमा उस पर पूरी तरह निर्भर हो गई। फिर एक दिन ऐसा आया जब रामदास घर लौटा तो उसके साथ सीमा भी थी। अब वह उसकी दूसरी पत्नी बन चुकी थी। रुक्मणी के दिल में जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी, वह भी पूरी तरह से खत्म हो गई। अपने ही घर में अपने पति के साथ किसी दूसरे स्त्री की उपस्थिति सहन करना किसी भी स्त्री के लिए बेहद कठिन होता है। जब यह सब बातें आंखों से ओझल थी, तो शायद रुक्मणी का दिल इसे बर्दाश्त कर जाता,
लेकिन अब यह स्पष्ट हो चुका था। रामदास ने सीमा का परिचय इस तरह कराया कि यह तुम्हारी छोटी माँ है, और सीमा रुक्मणी को जीजी कहकर संबोधित करती थी। उसे रुक्मणी का पूरा अधिकार समझ में नहीं आता था, लेकिन यह जरूर जानती थी कि उसने रुक्मणी की जगह ले ली है। सीमा की कोशिश यही रहती कि वह रुक्मणी को दुख न पहुंचाए, लेकिन रुक्मणी के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता था कि उसके अधिकारों पर उसी की आंखों के सामने डाका डाला जा रहा था और वह कुछ नहीं कर सकी थी। एक दिन रुक्मणी ने गुस्से में कहा, सुनो, तुम्हें मुझे जीजी कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी जीजी नहीं हूं। भगवान करे किसी को भी तुम्हारे जैसी छोटी बहन ना मिले। ऐसा कहकर उसने सीमा को ठुकरा दिया। सीमा के मासूम सवाल पूछने पर रुक्मणी क्रोध में पैर पटकती हुई चली गई। सीमा दुखी मन से माँ से बात कर अपने कमरे में चली गई और सारा दिन उदास अपने ही विचारों में खोई रही। रात को जब रामदास घर लौटा और उसने सीमा के बुझे हुए चेहरे को देखा तो पूछ बैठा, क्या हुआ सीमा? उसकी आंखों में आंसू भर आए और रोते रोते उसने रुक्मणी की सारी बातें रामदास को बता दी। रामदास सब कुछ समझता था, लेकिन अब उसके लिए सीमा अधिक अहमियत रखती थी। वह सीमा को अधिक तवज्जो देने लगा था। रामदास ने सीमा को सांत्वना देते हुए कहा, तुम्हें रुक्मणी की बातों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने काम से काम रखा करो। जो भी कहना हो मुझसे कहो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूं। कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर उसने सीमा को अपने गले से लगा लिया। इसके बाद रामदास और रुक्मणी के बीच बातें होना बिल्कुल बंद हो गई। एक तरफ रामदास के मन में रुक्मणी के सामने अपराध बोध था और दूसरी तरफ रुक्मणी का क्रोध, जिसने दोनों को एक दूसरे से पूरी तरह दूर कर दिया था। अब रामदास पूरी तरह से सीमा का हो गया था। उसने बच्चों की जरूरतों को भी सीमा से पूछकर ही पूरा करना शुरू कर दिया। बच्चों की मासूमियत भरी बातें सुनकर सीमा का दिल खुश हो जाता था। 3-4 साल तक अकेलेपन में बिताने के बाद सीमा अब एक भरे पूरे परिवार का हिस्सा बन गई थी। जब बच्चे उसे छोटी माँ कहकर बुलाते तो उसके भीतर बड़प्पन का एहसास होता, और जब रामदास उसके लिए स्नेह बरसाता, उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करता, तो जैसे पिता की कमी पूरी हो जाती थी। इस घर में एक अजीब सा रिश्ता पनप रहा था, जहां एक तरफ रामदास और सीमा का अपनापन था, वहीं दूसरी तरफ रुक्मणी की नफरत और दूरी बढ़ने लगी थी। रुक्मणी की यह नफरत बच्चों पर भी असर डालने लगी, क्योंकि वह अपने बच्चों को सीमा से दूर रखना चाहती थी। उसे डर था कि जैसे उसका पति उसे छोड़ चुका है, वैसे ही उसके बच्चे भी कहीं सीमा के प्यार के चलते उससे दूर ना हो जाएं। इन हालातों ने रुक्मणी को और भी अधिक चिड़चिड़ा बना दिया था, जबकि सीमा को इन घटनाओं का फायदा हुआ, क्योंकि बच्चों को अब रामदास और सीमा का अधिक प्यार और दुलार मिलने लगा था। 2 साल गुजरते गुजरते सीमा गर्भवती हो गई। इस दौरान रुक्मणी के मन में उपजे गहरे दुख के साए और भी गहरे होते गए। वह अब दिल से मानने लगी थी कि समाज में रुक्मणी को ही पत्नी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन घर के माहौल में अब सब कुछ बदल चुका था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सीमा ने रामदास के मन में रुक्मणी के खिलाफ धीरे धीरे संदेह के बीज बोने शुरू कर दिए। उसने रुक्मणी के खिलाफ बातें रामदास के कानों में भरनी शुरू कर दी। हालांकि रामदास ने अब तक रुक्मणी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया था और वह अपने बच्चों को बहुत प्यार करता था, लेकिन सीमा के प्रति रुक्मणी के व्यवहार पर उसे खिन्नता होती थी। फिर भी वह सब कुछ अनदेखा कर दिया करता था। सीमा ने अब रामदास पर दबाव डालना शुरू कर दिया, ताकि वह रुक्मणी के अधिकार को कम करके उसके हिस्से में अधिक से अधिक प्रेम और महत्व दे सके। कि वे शहर जाने और वहीं घर स्थानांतरित होने का विचार धीरे धीरे सीमा के मन में गहराने लगा। वहां जाकर रामदास फैक्ट्री का संचालन भी सहजता से कर सकेगा और साथ ही उनका परिवार भी एकजुट रहेगा। सीमा का मानना था कि वहीं उनके आने वाले बच्चे का जन्म होगा और समाज उसे रामदास की पत्नी के रूप में मान्यता देगा। कई दिन की झिझक और अनिर्णय के बाद रामदास ने सीमा की बात मान ली और शीघ्र ही परिवार के साथ शहर में जाकर बस गया। शहर पहुंचने के पश्चात सीमा ने कोठी के पिछवाड़े में नौहरे का एक छोटा सा कमरा रुक्मणी को दे दिया, जबकि बच्चों को अपने साथ मुख्य कोठी में रख लिया। उसे इस बात का पूरा भान था कि रामदास अपने बच्चों से गहरा स्नेह करता है और बच्चों की उपस्थिति उसे और करीब लाएगी।
बच्चों से उसका कोई बैर न था। दरअसल रुक्मणी की नफरत ही थी जिसने उसे बच्चों से दूर कर दिया था। प्रारंभिक दौर में सीमा ने रुक्मणी के प्रति छोटी बहन जैसा स्नेहिल व्यवहार रखा था, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को रुक्मणी की परिस्थितियों का दोषी मानना बंद कर दिया। उसके विचार में यदि रुक्मणी की दुर्दशा के लिए कोई जिम्मेदार था तो वह रामदास ही था। सीमा खुद अपनी स्थितियों के चलते इस जीवन में आ गई थी और रामदास व रुक्मणी के रिश्ते तो पहले से ही दरक चुके थे। अब सीमा के दिल में रुक्मणी के लिए विशेष कोई स्थान न था और उसने उसे अपने जीवन में एक गौण भूमिका तक सीमित कर दिया। रामदास ने भी घर के सारे फैसले सीमा के हाथों में सौंप दिए और वह अब पूरे घर में अपनी धाक के साथ शासन करने लगी थी। अब जो रमण 10 वर्ष का हो चुका था, उसने जीवन के कई पहलुओं को समझना शुरू कर दिया था। सीमा के व्यवहार से बच्चों में खुशी का भाव बना रहता था और वे माँ के प्यार की कमी अधिक महसूस नहीं करते थे। बच्चों ने भी रुक्मणी से दूरी बनाए रखी और पिता या सीमा के फैसलों पर कोई सवाल नहीं उठाया। यदा कदा वे माँ से मिलने उसके कमरे में जाते, लेकिन रुक्मणी का ठंडा और उखड़ा हुआ व्यवहार उन्हें अंदर तक चोट पहुंचाता था। समय बीतता गया और सीमा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम भावेश रखा गया। इस खुशी के मौके पर रामदास ने एक बड़ा समारोह आयोजित किया जिसमें नगर के सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाया गया। इस महफिल में रुक्मणी की कहीं कोई चर्चा नहीं थी और समाज के समक्ष सीमा ही रामदास की पत्नी के रूप में प्रस्तुत थी। शहर में बसे हुए उन्हें 15 वर्ष बीत चुके थे। रमण ने BA की पढ़ाई पूरी कर पिता के साथ फैक्ट्री के कामकाज में हाथ बटाना शुरू कर दिया था, जो अब काफी विस्तृत हो चुका था। मीना की शादी हो चुकी थी और वह अपने ससुराल में सुखी जीवन बिता रही थी। गगन और भावेश अभी अपनी पढ़ाई कर रहे थे। भाई बहनों के बीच प्रेम की डोर इतनी मजबूत थी कि सौतेलेपन का कहीं कोई आभास नहीं होता था। रमण की शादी लक्ष्मी से हो चुकी थी और लक्ष्मी अपनी सास सीमा की सेवा में लगी थी। उसके मन में सुबह की बातचीत को लेकर कई सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे, लेकिन उसने अपनी समझदारी का परिचय देते हुए तत्काल कुछ न पूछने का निर्णय लिया। लक्ष्मी एक समझदार और शिक्षित महिला थी जो परिस्थितियों को भली भांति समझने के बाद ही कोई कदम उठाना चाहती थी। वह जानती थी कि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर उलझनों को और बढ़ा देते हैं और रिश्तों में खटास ला सकते हैं। अभी वह रमण से बात करने का सही समय खोज रही थी ताकि वह सारी बातें सुलझा सके। सीमा की आवाज ने अचानक लक्ष्मी के विचारों को भंग कर दिया। वह बोली, जाओ बहू, अब तुम भी थोड़ा आराम कर लो। सुबह से ही काम में लगी हो, थक गई होगी। लक्ष्मी ने विनम्रता से जी माँ जी कहते हुए उठने का उपक्रम किया, परंतु जाते जाते अचानक रुक गई। सीमा ने भांप लिया कि लक्ष्मी कुछ कहना चाहती है। उसने पूछा, क्या बात है, कुछ कहना चाहती हो? लक्ष्मी ने अपने भीतर की हलचल को शांत करते हुए पूछा, माँ जी, क्या मैं दूध ले आऊं? सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, बच्चों को दे देना और खुद भी ले लेना। इतना कहकर लक्ष्मी कमरे से बाहर निकल आई और अपने भीतर चल रहे विचारों को संयमित करने लगी। उसने ठान लिया कि अब इस विषय पर वह रमन से ही बात करेगी। कमरे में रमन उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लक्ष्मी ने चुपचाप उसके हाथ में दूध का गिलास थमाया और पास बैठ गई। उसके मन में फिर से द्वंद्व उठने लगा कि रमन से बात करे या ना करे। रमन का स्वभाव उसके लिए अभी भी एक पहेली जैसा था, क्योंकि वह कम बोलने वाला और चुपचाप रहने वाला इंसान था। उसे समझने में अभी समय लगने वाला था और यही कारण था कि लक्ष्मी के मन में एक संकोच था। रमन, जो अपनी नई नवेली पत्नी की खुशी के बारे में सोच रहा था, लक्ष्मी के चेहरे की गंभीरता देखकर अचंभित हो गया। उसने लक्ष्मी को चुपचाप और गहरी सोच में डूबा हुआ देखा तो पूछ बैठा, क्या सोच रही हो लक्ष्मी? लक्ष्मी ने जल्दी से अपने विचारों को छिपाने की कोशिश की और बोली, कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गई हूँ। रमन ने लक्ष्मी के हाथ से गिलास लेते हुए उसके चेहरे की थकान को समझने का प्रयास किया। उसने सोचा, शायद मायके में लक्ष्मी ने कभी इतना काम नहीं किया होगा और आज सारा दिन उसने घर के कामों को संभाला है। रमन का मन उसे कुछ पूछने के लिए मचल उठा, लेकिन वह बात शुरू करने से पहले ही खुद को रोक लेता। लक्ष्मी को महसूस हुआ कि अगर वह इस क्षण का उपयोग नहीं करेगी
तो वह हमेशा के लिए अपने सवालों के उत्तर से वंचित रह जाएगी। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? रमन ने सहजता से कहा, पूछो ना लक्ष्मी, अब हम पति पत्नी हैं, इसमें हिचक कैसी? अगर मुझसे दिल की बात नहीं करोगी तो और किससे करोगी? लक्ष्मी ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और बोल पड़ी, रमन जी, मैं जानना चाहती हूँ कि ये सीमा मम्मी कौन है और आपकी अपनी माँ कहाँ है? ये सवाल जैसे एक विस्फोट था। रमन के चेहरे पर हैरानी की लहर दौड़ गई। उसका हाथ लक्ष्मी के हाथ से फिसल गया और वह सोच में डूब गया कि लक्ष्मी को यह बात किसने बताई। उसने घबराकर पूछा, घर में कोई चर्चा हुई है क्या? लक्ष्मी ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, घर में कोई बात नहीं हुई। लेकिन क्या यह सच है? उसने रमन का हाथ थामकर फिर पूछा। रमन का चेहरा सफेद पड़ गया और उसने बुझे स्वर में कहा, हाँ, यह सच है। रमन की सोच में डूबे होने का प्रश्न था। आखिर उसे यह कैसे पता चला? सीमा की मां तो हर संभव प्रयास में लगी थी कि शादी से उसे दूर ही रखा जाए। अब इस पर सीमा की मां क्या कहेंगी? हमने तो इस बात को उसके परिवार से भी छिपा रखा था। हल्की घबराहट से रमन ने पूछा, सीमा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ लक्ष्मी? उसने अपने हाथ को उसकी पत्नी के कंधे पर रखते हुए कहा। उसकी नजरें लक्ष्मी की आंखों में जैसे जवाब खोजने लगी। लक्ष्मी ने तब बताया कि सुबह गली में कुछ औरतें जो बातें कर रही थी वह उसने सुनी थी। इस पर रमन ने कहा, सीमा हमारी छोटी माँ है, लेकिन मेरी असली माँ रुक्मणी है जो कोठी के पीछे रहती है। रमन ने अपने बचपन से लेकर अब तक की सारी कहानी लक्ष्मी के सामने रख दी। उसकी आंखों में आंसू थे जो उसकी असहायता और विवशता को बयान कर रहे थे। उसने बताया कि सीमा माई हमेशा उनकी माँ के खाने पीने और पहनावे का ध्यान रखती थी। बचपन में कभी पढ़ाई का बहाना बनाकर उन्हें माँ से दूर रखा गया, तो कभी माँ की मानसिक स्थिति का हवाला देकर उन्हें अलग रखा गया। रमन ने कहा, जब तक मैं छोटा था तब भी माँ से मिलने के मौके निकालता था, लेकिन व्यस्तता में कभी कभी ही माँ के पास जाकर उन्हें खाना खिलाता और देख आता था। लक्ष्मी ने आश्चर्य से रमन को देखा, जैसे वह किसी अनहोनी को देख रही हो। उसने कहा, रमन जी, कैसे कोई अपनी ही माँ के साथ ऐसा कर सकता है? तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ के साथ अन्याय किया और तुम भी कभी विरोध नहीं कर पाए। तब तुम छोटे थे, पर अब तुम समर्थ हो। आज तुम्हारी क्या मजबूरी है? उसकी आवाज में दुख के साथ क्रोध भी था। रमन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लक्ष्मी, घर का माहौल तुम नहीं जानती। छोटी माँ इस घर की मालकिन है। जो वह सही समझती है वही होता है। हम उनके सामने कुछ नहीं कह सकते। इंदिरा ने एक थके हुए और लाचार स्वर में कहा। तो लक्ष्मी बोली, पर क्या तुमने कभी घर में यह बात उठाई कि तुम अपनी माँ को अपने साथ रखना चाहती हो? आखिर तुम घर के बड़े बेटे हो, इतना हक तो तुम्हारा होगा ही। लक्ष्मी का यह सवाल सुनकर रमन ने जवाब दिया, नहीं, फैक्ट्री और ये घर दोनों पापा के नाम पर है। सीमा माई ने ही बचपन से हमारा ख्याल रखा है। हम तीनों भाई बहनों को माँ का प्यार दिया है। हम उन्हें कैसे नाराज कर सकते हैं? और अगर पापा भी नाराज हो गए तो? रमन ने अपने विचार और अपनी मजबूरियां लक्ष्मी के सामने रख दी। और मम्मी तो वैसे भी मानसिक रूप से अस्थिर है। लक्ष्मी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रमन, वो तुम्हारी सगी माँ है और उनकी इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है, क्या तुम नहीं जानते? रमन स्तब्ध होकर लक्ष्मी को देखने लगा और बोला, लेकिन लक्ष्मी, मेरे हाथ में क्या है? अगर छोटी माँ और पापा नाराज हो गए तो हम दोनों का नुकसान हो सकता है। उसकी आंखों में छिपा हुआ डर अब साफ साफ लक्ष्मी के सामने आ गया था। लक्ष्मी उसकी चिंता को समझते हुए बोली, ये कोई नुकसान नहीं होगा रमन जी। वह सोचते हुए बोली, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मैं इस घर की बहू हूं और सब कुछ संभाल लूंगी। किसी को नाराज नहीं होने दूंगी और मम्मी जी भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। लक्ष्मी की बात सुनकर रमन ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मी ने उसे टोकते हुए कहा, तुम इन किंतु परंतु को छोड़ो। हमें माँ को फिर से परिवार में उनका स्थान दिलाना है और इसके लिए हमें सबसे पहले उनके लिए कुछ करना होगा। रमन ने धीरे से कहा, लक्ष्मी, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अगर सब कुछ पहले जैसा हो गया तो मुझे सबसे अधिक खुशी होगी। उसकी आवाज में उम्मीद और सावधानी दोनों थी।
लक्ष्मी ने आश्वस्त होकर कहा, चिंता मत करो रमन जी, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर वह रमन के करीब आई और धीरे से कुछ समझाने लगी, जिससे रमन को एक ओर हैरानी हो रही थी और दूसरी ओर उम्मीद भी जग रही थी। बीच बीच में रमन सिर हिलाकर सहमति व्यक्त करता रहा। अंत में जब लक्ष्मी ने सब समझा दिया तो रमन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता था, ना ही मेरे पास इतनी हिम्मत थी। तुम मेरे जीवन में जैसे खुशियों की बहार लेकर आई हो। लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मुझे इनाम दीजिए। रमन हंसते हुए बोला, क्या दूं? मेरा सब कुछ तो तुम्हारा ही है। जो भी कहोगी मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। उसने प्यार से लक्ष्मी का हाथ थाम लिया और कहा, बस तुम्हारा प्यार और विश्वास चाहिए लक्ष्मी। लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, वो तो तुम्हारे पास हमेशा रहेगा। अब आधी रात का सन्नाटा गुजर चुका था और पति पत्नी के बीच का प्रेम इस अंधेरी रात में और भी गहरा हो चला था। आत्मा और मन का मिलन सच्चे दाम्पत्य जीवन की वह नींव है जिस पर आने वाली हर चुनौती धीरज से टिकती है। सीमा किसी गहरी सोच में डूबी थी। तभी रमन हड़बड़ाते हुए आया और बोला, छोटी माँ, मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। खाना भी नहीं खा पाई है और उनकी सांसें भी बेहद तेज चल रही हैं। क्या डॉक्टर को बुलवाना चाहिए? नहीं, सीमा ने घबराते हुए कहा, डॉक्टर बुलाने में देर हो सकती है। शायद हमें उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ेगा। रमन की बातों से सीमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। दरअसल कुछ दिन पहले ही वह रुक्मणी की देखभाल करने के लिए वहां गई थी, लेकिन शादी की व्यस्तताओं में उलझकर वह अपने कर्तव्य से विमुख हो गई। उसने नौकरानी से भी यह नहीं पूछा था कि उन्होंने ठीक से ध्यान रखा या नहीं। अब उसे डर सताने लगा था कि कहीं कुछ अनहोनी न हो गई हो। उसने खुद से सवाल किया कि कहीं रमन और बच्चों की नजरों में वह गिर न जाए, और सबसे बड़ा डर यह था कि कहीं रामदास ने उसे गलत समझ लिया तो। इस समय बहू घर पर है, पता नहीं उसे क्या क्या खबर लगी होगी। और रमन, वह भी अब बदला बदला सा लग रहा था। सीमा, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, रमन बोला। सीमा खुद को समेटते हुए बोली, शादी के कामों में मैं उनका सही से ध्यान नहीं रख पाई। नौकर तो तुम जानते ही हो, वे कभी ढंग से काम नहीं करते। मैं भी साथ चलती हूँ। तुम्हारे पापा तो फैक्ट्री चले गए हैं। अस्पताल के बाहर डॉक्टर के कमरे के सामने सीमा बेचैनी से बेंच पर बैठी थी। रमन और लक्ष्मी रुक्मणी के साथ अंदर थे। उसके दिमाग में बहुत से सवाल उमड़ रहे थे। सुबह जो कुछ हुआ वह अब तक उसे पूरी तरह समझ नहीं आया था। उसे रमन से बात करने का मौका भी नहीं मिला था और अब एक और परेशानी उसके सिर पर आ खड़ी हुई थी। सुबह जहां वह बेहद खुश और संतुष्ट महसूस कर रही थी, अब वही चिंता और घबराहट उसके दिल में घर कर चुकी थी। बीते 20 सालों से जिस साम्राज्य का सुख वह अकेले भोग रही थी, उसे अब बिखरने का डर सताने लगा था। उसने सोचा कि जैसे ही मौका मिलेगा वह रमन से बात करेगी और यह पता लगाएगी कि उसने लक्ष्मी को क्या क्या बताया है। वह अपने विचारों में उलझी ही थी कि रमन बाहर आ गया। सीमा ने उसकी ओर देखा और घबराहट भरे स्वर में पूछा, कैसी हैं जीजी? उसकी आवाज में घबराहट सिर्फ रुक्मणी के लिए नहीं थी, बल्कि आने वाले कल की चिंता भी उसकी धड़कनों में घुली हुई थी। रमन सीमा की यह चिंता समझ गया था। उसने कहा, मम्मी की हालत कुछ खास अच्छी नहीं है छोटी माँ। उसकी आवाज में गहरा पश्चाताप और लाचारी झलक रही थी। मुझे कुछ कहना था। सीमा ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन रमन ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, नहीं छोटी माँ, आपकी कोई गलती नहीं है। आपने हमेशा हम सबको अच्छे से संभाला है। असल गलती मेरी है। मुझे मम्मी का ठीक से ध्यान रखना चाहिए था। रमन की दिलासा भरी बातें सुनकर सीमा को थोड़ी राहत जरूर मिली, पर अंदर की बेचैनी अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हो पाई थी। सच तो यह था कि शादी से कुछ दिन पहले ही रमन की छोटी बहन मीना आई थी और लक्ष्मी के आने से एक दिन पहले ही वह अपने ससुराल लौट गई थी। उन्हीं दिनों मीना ने रुक्मणी की देखभाल की थी। रमन उन दिनों कई बार माँ के आशीर्वाद के लिए गया था। उसकी माँ शांत थी और बेटी मीना के हाथों में कुछ थमा दिया था। मीना की शादी के बाद से ही जब भी वह आती, उसकी कोशिश रहती कि माँ के साथ समय बिताए। भले ही सीमा का अब भी आदर करती थी। सीमा ने इस बात को महसूस किया था, लेकिन मीना ने उसे कभी कुछ नहीं कहा।
मीना पहले भी आती थी और हमेशा से ही वह सीमा का मान सम्मान करती रही थी। रमन के व्यवहार में भी सीमा ने कोई बदलाव महसूस नहीं किया था, जिससे उसे एक प्रकार की संतुष्टि मिली थी। छोटी माँ, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, आप काफी थक गई होंगी, रमन ने कहा। सीमा ने उसे रुकते हुए कहा, रमन, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। सीमा के दिल में बेचैनी थी। रमन ने कहा, हाँ छोटी माँ, पूछिए क्या पूछना है। सीमा ने फिर हिम्मत करते हुए कहा, रमन, क्या तुमने लक्ष्मी को यह बताया है कि मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ और रुक्मणी जीजी तुम्हारी सगी माँ है? और क्या तुमने उसे और कुछ बताया है? सीमा ने बेचैन मन से रमन से यह सवाल किया, पर तभी पवन कुछ कहने ही वाला था कि लक्ष्मी आ गई और रमन चुप हो गया। लक्ष्मी ने एक पर्ची देते हुए कहा, ये दवाइयां हैं, और फिर चुप हो गई। रमन दवाइयां लेने चला गया और सीमा के मन में बेचैनी की लहर फिर से उठने लगी। अब सीमा सोचने लगी कि रमन से तो बात नहीं हो पाई, क्या लक्ष्मी से पूछूं? तभी लक्ष्मी ने कहा, माँ जी, आप कुछ सोच रही हैं? सीमा ने कहा, हाँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है बहू। लक्ष्मी ने जानबूझकर अनजान बनने का नाटक किया और बोली, पूछिए माँ जी। सीमा ने साहस जुटाते हुए पूछा, लक्ष्मी, क्या रमन ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ बताया है? लक्ष्मी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, जी। और फिर उसने पैनी नजरों से सीमा की ओर देखा। सीमा ने बात बदलते हुए पूछा, रुक्मणी दीदी की तबीयत अब कैसी है? क्या मैं उन्हें देख आऊं? लक्ष्मी बोली, नहीं, वे अभी ठीक नहीं है और सो रही है, दवाइयों का असर है, आप चाहें तो दूर से देख सकती है। सीमा ने झिझकते हुए कहा, नहीं, अगर वे सो रही हैं तो बाद में देख लूंगी। दोनों कुछ देर चुप रहीं, पर फिर सीमा से रहा नहीं गया और उसने फिर पूछा, लक्ष्मी, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ और रुक्मणी दीदी तुम्हारी सगी माँ? लक्ष्मी ने कहा, माँ जी, रमन ने तो मुझे कुछ नहीं बताया था, यह तो मुझे गली में कुछ औरतों से पता चला। वे हमारे घर के बारे में बातें कर रही थी। कल जब मैं किचन में काम कर रही थी तो उनकी बातें मेरे कानों में पड़ गई। सीमा ने फिर पूछा, क्या कह रही थी वे औरतें? लक्ष्मी ने उन औरतों की बातचीत को थोड़ा घुमा फिराकर सीमा के सामने रख दिया और सच्चाई को उसी तरीके से प्रस्तुत किया जैसे उसने सुना था। लक्ष्मी की बात सुनकर सीमा ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, बहू, मैं तुम्हें क्या बताऊं, रुक्मणी दीदी को कभी कभी मानसिक रोग के द्वारे पड़ते हैं, इसलिए उन्हें कोठी के पीछे के कमरे में रखा गया है। उस वक्त वह खुद को या किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकती है। बहू, तुम मेरे बारे में गलत मत सोचना। अगर मैं रुक्मणी जीजी के साथ रहती तो मीना और गगन को अपने बच्चों की तरह कैसे पाल पाती। रमन और मैंने हमेशा मीना और गगन को अपने बच्चों जैसा ही माना। मेरा भाग्य ही ऐसा है बहू कि रुक्मणी जीजी जब से हमारे घर आई तब से उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। पहले वह सिर्फ मानसिक रूप से थोड़ी अस्थिर और चिड़चिड़ी थी, पर बाद में उनका हाल और भी खराब हो गया। सीमा अपनी सफाई देती रही, मानो उसे एक ही सांस में सब कुछ कह देना हो। लक्ष्मी ने देखा कि सीमा की आंखें नम हो गई थी। वह उठकर दूर एक बेंच पर जाकर बैठ गई और अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया। सीमा को यह तसल्ली थी कि रमन ने अभी तक लक्ष्मी को सब कुछ नहीं बताया था। लक्ष्मी को ऐसा लगा कि शायद सीमा की सच्चाई अब सामने आ रही थी, इसलिए वह अपने भाग्य को कोस रही थी। तभी रमन दवाइयां लेकर वापस आ गया। उसी समय दूसरी ओर से रामदास जी, गगन और भावेश भी आते हुए दिखाई दिए। सीमा चुपचाप बैठी रही और रमन ने अपने पिता को माँ की तबीयत के बारे में बताया। लक्ष्मी डॉक्टर के कमरे के बाहर बैठी सुबह की घटनाओं के बारे में सोच रही थी, जबकि डॉक्टर रुक्मणी जी का चेकअप कर रहे थे। रमन और लक्ष्मी जब रुक्मणी के कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह एक छोटा सा पुराना कमरा था। रुक्मणी चारपाई पर लेटी हुई थी। कमरा लंबे समय से साफ नहीं हुआ था और दीवारों पर पुरानी परतें छड़ी थी। लक्ष्मी ने पूछा, मम्मी जी कैसी हैं? उनकी सास बेहद कमजोर और अस्त व्यस्त स्थिति में थी। उन्हें देखकर लग रहा था कि उन्होंने कई दिनों से खुद पर ध्यान नहीं दिया था। रुक्मणी देवी की उम्र करीब 45-50 साल के आसपास थी। अपने समय में वह बेहद सुंदर रही होंगी, लेकिन उम्र की क्रूरता ने उनके शरीर को थका दिया था।
उनके बाल उलझे हुए थे, चेहरे पर झुर्रियां थी और वह एक पुरानी चादर ओढ़े लेटी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मीना के जाने के बाद किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। जब रुक्मणी ने रमन और लक्ष्मी को देखा तो वह उठने की कोशिश करने लगी, पर कमजोर शरीर उन्हें उठने नहीं दे रहा था। रमन ने उन्हें सहारा दिया और लक्ष्मी ने उनके पैर छुए। रुक्मणी ने उन्हें आश्चर्य से देखा, उनकी आंखों में आंसू थे। रुक्मणी ने बहुत धीमी और कमजोर आवाज में कहा, मैं ठीक हूं बेटा। उन्होंने लक्ष्मी की ओर देखते हुए कहा, तुम रमन की बहू हो, तुम यहां कैसे आई? उनकी आवाज इतनी कमजोर थी कि हर शब्द बोलने के लिए उन्हें पूरा जोर लगाना पड़ रहा था। लक्ष्मी ने उनके हाथों को अपने हाथों में लिया और चारपाई पर बैठ गई। रुक्मणी के पैरों के पास बैठकर लक्ष्मी ने उन्हें दिलासा दिया और कहा, मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, अब आपकी बहू आ गई है और मैं आपको किसी भी तकलीफ या परेशानी से दूर रखूंगी। इस पर रुक्मणी की आंखें नम हो गई और वे भावुक होकर बोली, बहू, जवानी तो दुखों में ही गुजर गई, अब बुढ़ापे में सुख का क्या मोल? रमन ने लक्ष्मी से कहा, चलो लक्ष्मी, हम मम्मी जी को अस्पताल लेकर चलते हैं। मैं बाहर सबको सूचित करता हूं, तब तक तुम मम्मी जी के कपड़े वगैरह तैयार कर दो। रमन बाहर चला गया और लक्ष्मी रुक्मणी के पास बैठ गई। वह उनसे कहने लगी, मम्मी जी, ऐसा लगता है जैसे आपने अपने जीवन से पूरी तरह निराशा महसूस कर ली है। रुक्मणी ने गहरी सांस लेकर कहा, अब इस जीवन में रखा ही क्या है? पति और बच्चे सभी पराये से लगने लगे हैं, अपना तो कोई नहीं बचा। अब तो बस मौत ही राहत दे सकती है। इस अकेलेपन से अब और सहन नहीं होता। इस कमरे में पड़े पड़े बरसों बीत गए, बाहरी दुनिया को देखे मानो युग बीत गए हों। रुक्मणी की लंबी बातें सुनते सुनते उन्हें खांसी आ गई। लक्ष्मी ने उनके पीठ और सीने पर हाथ फेरते हुए उन्हें आराम देने की कोशिश की, फिर उन्हें पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी ने उन्हें भोजन करने का आग्रह किया और धीरे धीरे उनके मुंह में छोटे छोटे निवाले रखने लगी। कुछ निवाले खाने के बाद रुक्मणी ने मना कर दिया और लेटने लगी। लक्ष्मी ने उन्हें सहारा देकर बिस्तर पर लिटाया। थोड़ा आराम मिलने पर रुक्मणी फिर से बोलने लगी, जैसे वर्षों की चुप्पी आज टूट गई हो, मानो उनके दिल की सारी बातें आज बाहर आनी हो, जो अब तक दबे पड़ी थी। रुक्मणी ने उदास स्वर में कहा, बहू, यह अकेलापन जैसे जान ही लेने को आता है, कुछ भी मन को नहीं भाता। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि वह मुझे उठा ले। लक्ष्मी ने उनके हाथ को सहलाते हुए जवाब दिया, मम्मी जी, ऐसा नहीं कहते। अगर बुरे दिन है तो अच्छे भी लौटेंगे। आपके पुराने सुखद दिन भी फिर से आएंगे। अब मैं यहाँ हूँ और मुझे भी तो अपने पति की जननी के साथ रहने का अधिकार है ना? थोड़ा हंसते हुए रुक्मणी ने पूछा, एक बात बता बहू। लक्ष्मी ने जिज्ञासु होते हुए कहा, क्या मम्मी जी? रुक्मणी ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने रमन पर क्या जादू कर दिया? वह डॉक्टर को बुलाने चला गया। वो तो कभी सीमा की इजाजत के बिना एक गोली भी नहीं लाता था। लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इतना सुनते ही रुक्मणी चुप हो गई। तभी रमन आ गया और दोनों ने मिलकर रुक्मणी को सहारा दिया, फिर उन्हें अस्पताल लेकर गए। रामदास, सीमा, गगन और भावेश सभी उन्हें देखने के लिए कमरे में गए, पर दवाइयों के असर के कारण रुक्मणी गहरी नींद में थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुर्दनी थी। जब रामदास की नजर रुक्मणी पर पड़ी तो वह हक्का बक्का रह गए। सालों से उन्होंने रुक्मणी को देखा ही नहीं था। लगभग 60 की उम्र में भी वह खुद तंदुरुस्त और प्रभावशाली लग रहे थे, लेकिन उनसे कुछ साल छोटी रुक्मणी बुरी तरह बूढ़ा गई थी। उनका चेहरा झुर्रियों से भर चुका था, बाल सफेद हो गए थे और शरीर इतना कमजोर हो गया था कि मानो हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया हो। रामदास को अपनी पुरानी यादें ताजा हो गई, जब रुक्मणी के बिना वे एक पल भी नहीं रह पाते थे। अब वह वही रुक्मणी नहीं थी जिनके लिए उन्होंने कभी घर नहीं छोड़ा था। सीमा, जो अब तक रुक्मणी की देखभाल की जिम्मेदारी निभाती आ रही थी, खुद को असहज महसूस करने लगी। उसने सबको यह यकीन दिलाया था कि वह रुक्मणी का ख्याल अच्छे से रख रही है, पर हकीकत कुछ और थी। सीमा खुद को गलती का एहसास दिलाते हुए बाहर निकलने लगी। रामदास और सीमा
दोनों के मन में बहुत कुछ चल रहा था। खासकर नई बहू लक्ष्मी के सामने वे शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। उन्हें यह भी डर सता रहा था कि रुक्मणी की ऐसी हालत लक्ष्मी और उसके परिवार के सामने खुल जाएगी। अस्पताल से बाहर निकलते समय रामदास ने रमन की तरफ मुड़कर अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकालकर उसके हाथ में रख दी। लक्ष्मी ने सीमा से कहा, मम्मी जी, आप भी घर जाएं, आप थक गई होंगी, हम यहाँ संभाल लेंगे। गगन और भावेश भी बोले, भाभी, हम भी यहीं रुक जाते हैं। पर सीमा चुपचाप रामदास के पीछे चल पड़ी। सीमा सोच रही थी कि शायद रामदास उससे कुछ कहेंगे या कोई सवाल पूछेंगे, लेकिन रामदास खुद अपनी गलती से शर्मिंदा थे। उन्होंने कभी रुक्मणी की हालत पर ध्यान नहीं दिया, हमेशा सीमा की बातों पर भरोसा करते रहे। अब बच्चे जवान हो चुके हैं और आत्मनिर्भर भी। जब नई बहू घर आई तो वह क्या सोचती होगी? क्या उसने रमन से हमारे बारे में कुछ कहा होगा? इन्हीं उधेड़बुन में डूबे रामदास चुपचाप चल रहे थे। दोनों अपनी अपनी सोच में खोए थे। जैसा कि सीमा ने लक्ष्मी को बताया था कि रुक्मणी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसी आधार पर लक्ष्मी ने सबको बताया था कि रुक्मणी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उसने यह भी जोड़ दिया कि डॉक्टर ने उनसे मिलने की मनाही की है और अब रुक्मणी का इलाज एक मानसिक अस्पताल में होगा। लक्ष्मी ने डॉक्टर से बात कर यह तय करवा लिया था कि रुक्मणी को मायके के शहर के एक अस्पताल में स्थानांतरित किया जाएगा, जहां उनसे मिलने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि इससे इलाज में बाधा पड़ती है। अस्पताल के नियमों के अनुसार सिर्फ एक व्यक्ति उनसे मिल सकता है, इसलिए किसी को भी अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बीच बीच में हम उन्हें देखने जाएंगे और मेरे मायके वाले भी वहां हैं, तो वे देखभाल कर लेंगे। लक्ष्मी ने आश्वस्त करते हुए कहा कि वह ससुराल की बदनामी नहीं होने देगी। इस तरह रुक्मणी अस्पताल में रहने लगी। 1 साल बीत गया। इस दौरान पवन और लक्ष्मी कभी कभी उनसे मिलने जाते थे और कभी कभी रात भी वहीं गुजारते थे। रामदास और सीमा ने जब 1-2 बार देखने जाने की इच्छा जताई तो रमन और लक्ष्मी ने उन्हें चिंता न करने की बात कहकर टाल दिया। सीमा और रामदास वैसे भी अपने अंदर की शर्मिंदगी से जूझ रहे थे और रुक्मणी का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि सामना होने पर रुक्मणी का व्यवहार कैसा होगा, इसलिए वे चुपचाप उनकी बात मान लेते थे। लक्ष्मी और रमन अभी भी सीमा को वही सम्मान देते थे जैसा वे पहले देते थे। अपने दिल में वे यह समझते थे कि छोटी माँ ज्यादा दोषी नहीं है, उसने बस उस मुश्किल घड़ी में जो सहारा मिला उसे थाम लिया। जब सीमा घर आई थी तब रमन सिर्फ 7-8 साल का था और उसने रुक्मणी और रामदास के बीच के झगड़े को देखा और थोड़ी बहुत समझ भी लिया था। सीमा ने शुरू में रुक्मणी की माँ जैसी भूमिका निभाई, लेकिन माँ अपने पति की बेवफाई को सहन नहीं कर पाई और उसने अपना सारा गुस्सा बच्चों और सीमा पर निकाला। गलती पिता की थी, लेकिन सजा सभी को मिली। उस समय सीमा चाहती तो बच्चों को और भी दुखी कर सकती थी, लेकिन शायद उसने ऐसा नहीं किया। सीमा मन ही मन शर्मिंदा थी, इसलिए वह कुछ नहीं कहती थी। पर वास्तविकता यह थी कि रमन और लक्ष्मी ने रुक्मणी को एक अलग कमरे में स्थानांतरित कर दिया था, जहां एक नर्स भी उसकी देखभाल के लिए मौजूद थी। नर्स घरेलू कार्यों में भी हाथ बटाती थी। रुक्मणी को असल में किसी चिकित्सीय उपचार की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि उसे भावनात्मक संबल, शांति और अपनेपन की जरूरत थी, जिसे लक्ष्मी और रमन मिलकर पूरी कर रहे थे। उनके खान पान और समर्पित सेवा ने उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू कर दिया था। धीरे धीरे रुक्मणी की सेहत सुधरने लगी। उनके शरीर ने फिर से दम भरा, चेहरा फिर से जवां दिखने लगा और जो झुर्रियां कभी थी वो मानो गायब हो गई। उनकी आंखों में अब एक नई चमक आ गई थी और जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल चुका था। जो कुछ बीता उसे उन्होंने भाग्य की मर्जी मानकर स्वीकार कर लिया था। अब उनका एकमात्र उद्देश्य था परिवार के साथ अपने शेष जीवन को सुकून और आनंद के साथ बिताना। आज रमन और लक्ष्मी की शादी की पहली सालगिरह थी और घर में सुबह से ही उत्सव का माहौल था। रामदास और सीमा ने इस अवसर को खास बनाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। शायद वे दोनों इस तरह से अपनी कुछ पिछली गलतियों का प्रायश्चित करना चाहते थे। जो सम्मान कभी उन्होंने नहीं दिया था, आज वे उस कमी को पूरा करने का प्रयास कर रहे थे। घर को शानदार तरीके से सजाया गया था
और शाम के खाने का आयोजन बड़े धूमधाम से किया गया था। कई मेहमानों को आमंत्रित किया गया था। लक्ष्मी के मायके वाले भी इस खुशी में शरीक होने आ रहे थे। लक्ष्मी और रमन ने भी इस खास दिन के लिए कुछ विशेष योजना बना रखी थी। शाम के करीब 7 बजे लक्ष्मी तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर जाने की बात कहकर निकली थी। तभी मीना आई और उसे मालूम हुआ कि उसकी माँ अस्पताल में है। उसे महसूस हुआ कि शायद उसकी माँ के दिन अब बहू के आने से बेहतर हो सकते हैं। तभी उसने देखा कि लक्ष्मी आ रही थी और उसके साथ एक प्रभावशाली महिला भी थी। सभी की निगाहें उस महिला पर टिक गई, खासकर लक्ष्मी के मायके वाले जो पहले से ही आ चुके थे। सबके मन में यही सवाल था, लक्ष्मी के साथ यह महिला कौन है? जब वे दोनों नजदीक आई तो सीमा और रामदास भी आश्चर्य से देखते रह गए, क्योंकि यह वही रुक्मणी थी। दोनों के मुंह से एक साथ विस्मय भरा स्वर निकला, रुक्मणी जी, सीमा ने कहा, और रामदास के होंठों से भी वही नाम पिसला। रुक्मणी मुस्कुराई और उन्होंने स्नेह से सीमा के गालों पर हल्के से थपथपाया। यह स्पर्श जैसे सीमा के मन को आश्वस्त कर गया कि रुक्मणी ने उसे दिल से माफ कर दिया है। तुरंत ही सीमा उनके चरणों में झुक गई और आंखों में आंसू ले बोली, मुझे माफ कर दीजिए जीजी, मैंने आपके साथ बहुत अन्याय किया। रुक्मणी ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। वे बोली, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है सीमा, तुमने मेरे बच्चों को कभी सौतेले नहीं समझा, हमेशा माँ की तरह प्यार दिया, दुलार किया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुमने लक्ष्मी जैसी बहू को इस घर में लाकर मेरा जीवन फिर से सार्थक बना दिया। तुम्हारी कोई बड़ी गलती नहीं थी, तुम तो खुद एक बच्ची थी उस समय। रामदास अपने के पर बेहद लज्जित थे। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर रुक्मणी के सामने झुका दिए और बोले, मैं अपने कर्मों पर अत्यधिक शर्मिंदा हूँ रुक्मणी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, मुझे माफ कर दो, शायद मैं माफी के लायक भी नहीं हूँ। रुक्मणी ने उन्हें शांत कराते हुए कहा, जो बीत गया उसे भुला दीजिए। आपने जो किया वह माफी के योग्य तो नहीं, पर आपने इस घर में बच्चों को कभी किसी कमी का एहसास नहीं होने दिया। सीमा ने उनका भरपूर ख्याल रखा। मैं आपको आपकी गलतियों के लिए माफ करती हूँ। फिर उन्होंने लक्ष्मी की ओर मुड़कर कहा, मेरी बहू नाम की ही लक्ष्मी नहीं बल्कि असल में लक्ष्मी है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसी गुणवान, सुशील और समझदार बहू हर किसी को मिले, जिसने अपनी ही सास का हक दिलाने के लिए खुद को बहन के रूप में रखा और बिना किसी को ठेस पहुंचाए सम्मान दिलाया। रुक्मणी ने लक्ष्मी को गले से लगा लिया। मीना और सीमा दोनों तरफ से लक्ष्मी को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी। रामदास ने भी रमन को गले लगा लिया। गगन और भावेश ने रुक्मणी के चरणों में शीश नवाया और चारों ओर खुशियों का माहौल था। आज रुक्मणी को वही सम्मान मिला जो उनके पहले था। सीमा ने उन्हें बड़ी बहन की तरह अपनाया, जैसे उन्होंने शुरू में किया था, और अब वह सब कर रही थी जो उन्हें पहले करना चाहिए था। उन्होंने रुक्मणी को दिल से अपनी बड़ी बहन मान लिया। उत्तर प्रदेश के एक सुदूर गांव में एक परिवार वास करता था, जिसमें मात्र 5 सदस्य निवास करते थे। उस परिवार के मुखिया का नाम बलदेव सिंह था, जबकि उसकी पत्नी को दयावती के नाम से जाना जाता था। उनके 3 संतानें थीं, 2 पुत्र और 1 पुत्री। बलदेव सिंह, जो कि 5 फुट 10 इंच के लंबे और बलिष्ठ शरीर के धनी थे, जहां से भी गुजरते लोग उसे एक नजर देखने को विवश हो जाते थे। खेतीबाड़ी के कार्यों में कुशलता के चलते परिवार की आर्थिक स्थिति स्थिर थी और गुजारा आराम से चलता था। बलदेव सिंह अपनी मर्यादा में रहना पसंद करता था और वह किसी की विशेष परवाह नहीं करता था, चाहे वह गांव का मुखिया ही क्यों न हो। गांव के समृद्ध लोग उसकी इस आत्मनिर्भरता से चिढ़ते थे। एक दिन गांव के मुखिया ने बलदेव सिंह को बुलाया और कहा, देखो बलदेव, जब भी यहाँ से गुजरो सिर झुकाकर गुजरा करो, छाती तान कर नहीं, ये हमारा आदेश है। बलदेव ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, नंबरदार जी। पर मुखिया ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, जो कहा जा रहा है उसे चुपचाप सुनो और मानो। बलदेव बिना कुछ बोले वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में विचार उमड़ने लगे। उसने सोचा, मैं अपना खाता हूँ, अपना पहनता हूँ और किसी का गुलाम नहीं हूँ।
चाहे जो हो, मैं अपने तरीके से ही चलूंगा। किसी दिन बलदेव शहर जाने के लिए फिर मुखिया के घर के पास से गुजर रहा था। मुखिया अपने कुछ साथियों के साथ चौपाल पर बैठा पान चबा रहा था। जैसे ही उसने बलदेव को देखा, उसके भीतर गुस्से की लहर दौड़ गई। कारण? बलदेव अपने खादी के कुर्ते, सफेद पाजामे, सफेद पगड़ी और काले जूतों में मस्त चाल चलता हुआ वहां से निकल रहा था। मुखिया को उसकी यह बेफिक्र चाल बिल्कुल नागवार गुजरी, मगर उस वक्त वह कुछ कह न सका। अंदर ही अंदर मुखिया बलदेव को अपना शत्रु मानने लगा था। वह नहीं चाहता था कि कोई उसके सामने सिर उठाकर जी सके। मुखिया ने बलदेव को सबक सिखाने के कई प्रयास किए, लेकिन असफल रहा। अंततः उसने निश्चय किया कि जड़ ही खत्म कर दी जाए, ताकि ना रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। उसने सुपारी देकर बलदेव की हत्या करवाने का षड्यंत्र रचा। बलदेव को इस साजिश की भनक तक नहीं थी और वह अपने जीवन का आनंद लेता रहा। एक रात जब सब लोग गहरी नींद में थे, तकरीबन 10 नकाबपोश लोग बलदेव के घर में घुसे। उन्होंने तीखे हथियार से बलदेव पर हमला किया, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। घर के अन्य सदस्यों को धमकी दी गई कि अगर किसी ने आवाज निकाली तो उनका भी यही अंजाम होगा। अगली सुबह गांव में कोहराम मच गया। जिसने भी यह घटना सुनी या देखी, उसका कलेजा कांप उठा। गांव के हर कोने में शोक की एक गहरी लहर फैल चुकी थी। हर आगंतुक का पहला सवाल था, हे भगवान, ये सब कैसे हुआ? पर किसी के पास इस सवाल का उत्तर नहीं था। परिवार गहरे दुख और निराशा में डूबा हुआ था। धीरे धीरे गांव वाले और रिश्तेदार जमा होने लगे। सबका वही सवाल था, ये कैसे हुआ? मगर कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। बलदेव का अंतिम संस्कार पूरे गांव की उपस्थिति में किया गया और जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग वापस अपने अपने घर लौट गए। किसी तरह से 13वीं की रस्म पूरी हुई। अब बलदेव के जाने के बाद घर में सिर्फ 4 लोग बचे थे, दयावती और उसके 3 बच्चे। दयावती की सबसे बड़ी संतान उसकी बेटी थी, जिसे सब प्यार से प्रेमा कहते थे। प्रेमा की उम्र लगभग 16 साल थी। बलदेव उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहा था, मगर जो होना था वह हो गया और भाग्य को कौन बदल सकता है। उसके 2 बेटे भी थे। बड़े का नाम विशाल था, जिसकी उम्र 14 साल थी, और छोटे बेटे का नाम रामदास था, जो 12 साल का था। दयावती के मन में यह ख्याल घर कर गया था कि एक दिन बलदेव और मुखिया के बीच कहां सुनी हुई थी। वह जानती थी कि मुखिया एक बहुत चालाक और स्वार्थी व्यक्ति था और उसके लिए कोई भी कुटिल कार्य करना मुश्किल नहीं था। इसीलिए दयावती ने सोचना शुरू कर दिया कि उसे अपने बच्चों को बचाने के लिए मुखिया से दूर रहना होगा। वह अपने बच्चों को लेकर कहीं और बसने की योजना बनाने लगी, ताकि उस क्रूर मुखिया की काली छाया उसके परिवार पर न पड़े। बलदेव की मृत्यु के बाद मोहल्ले और जाति के लोग भी भीतर से टूट चुके थे, क्योंकि बलदेव सिंह के रहते किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह गरीबों या कमजोरों को परेशान कर सके। वह हर तरह से मोहल्ले के लोगों की मदद करता था, चाहे आर्थिक रूप से हो या मानसिक सहारे के रूप में। इसी वजह से लोग उसे बेहद इज्जत देते थे। लेकिन अब उसके जाने के बाद सभी लोग डरे सहमे जीवन जीने लगे थे। एक दिन मोहल्ले के कुछ लोग बलदेव के घर आए और दयावती से बोले, हम तुम्हारी हर संभव मदद करेंगे, तुम निश्चिंत रहो। मगर दयावती अब इस गांव से बिल्कुल तंग आ चुकी थी। उसे इस गांव में एक एक पल बिताना दुश्वार हो गया था। उसने ठान लिया कि वह अपनी सारी जमीन बेचकर यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि उसके मन में यह डर था कि अगर आज उसका सुहाग छीना गया है तो कल उसके बच्चों पर भी वही खतरा मंडरा सकता है। दयावती ने अपनी जमीन और घर की कीमत लगाई। हालांकि कीमत उसे हाथ नहीं लगी, मगर गांव में रहने का दर्द उसे इतना सता रहा था कि उसने कम कीमत पर ही सब कुछ बेचने का फैसला कर लिया। वह अपने मायके में जाकर बसने का निर्णय कर चुकी थी। गांव और मोहल्ले के लोग उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर दयावती का दिल किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। उसके होठों से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी, मैं यहाँ अब नहीं रह सकती। जब दयावती किसी की भी बात सुनने से इनकार कर देती है, तब मोहल्ले के लोग उसे विदा करते हैं और दयावती अपने मायके के लिए निकल पड़ती है। मायके पहुंचने पर वह कुछ दिन अपने भाई बहनों के साथ बिताती है, लेकिन शीघ्र ही वह वहां से भी नई जमीन खरीदकर एक घर बनाने का निश्चय करती है। अब वह अपने बच्चों को लेकर
नए घर में शिफ्ट हो जाती है। समय बीतते बीतते प्रेमा अब लगभग 19 वर्ष की हो चुकी थी। दयावती के मन में उसकी शादी की चिंता गहराने लगी थी। सवाल ये था कि आखिर उसकी बेटी के लिए उपयुक्त वर कौन खोजेगा। परिवार में कोई ऐसा शख्स नहीं था जो उसकी इस जिम्मेदारी को निभा सके। दयावती के दोनों बेटे भी अभी छोटे थे और वह किसी पर यह भरोसा नहीं कर सकती थी कि सही लड़का मिलेगा या नहीं। वह मन ही मन सोचती, मेरी एकमात्र बेटी है, ऐसे में उसे किसी अनजान के भरोसे कैसे छोड़ सकती हूँ। इस विचार से दयावती ने स्वयं ही वर ढूंढने का निश्चय किया। वह अपने बड़े बेटे विशाल को साथ लेकर प्रेमा के लिए उपयुक्त वर की खोज में निकल पड़ी। विभिन्न गांवों की यात्रा करते हुए वह कई घरों और रिश्तेदारों से मिली, मगर हर जगह उसे निराशा ही मिली। जिस भी दरवाजे पर वह जाती, लोग उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखते। कोई भी उससे ठीक से बात तक नहीं कर रहा था। गांव के लोग उसे बदचलन कहकर उसकी निंदा कर रहे थे और किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। दयावती थक हार कर एक दूसरे गांव की ओर बढ़ी, मगर वहां की स्थिति और भी दयनीय थी। जैसे तैसे करके वह अपनी जाति के लोगों के पास पहुंची, जहां उसे दादा नाम से बुलाए जाने वाले मुखिया से सामना हुआ। दादा ने उससे पूछा, बेटी तुम कहां से आई हो? दयावती ने उत्तर दिया, दादा हम ललितपुर के छोटे से गांव सीतापुरी से आए हैं। दादा ने फिर पूछा, तुम क्या करती हो बेटी? दयावती ने कहा, जो भी काम मिलता है वह कर लेती हूँ। इस पर दादा ने पूछा, तुम्हारे पति क्यों नहीं आए? दयावती ने रुंधे गले से उत्तर दिया, वह कुछ समय पहले ही गुजर गए। दादा ने संवेदनशीलता से पूछा, वे कैसे गुजरे? इस पर दयावती ने धीरे से कहा, गांव के ही एक आदमी से झगड़ा हो गया था और उसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। दादा ने यह सुनकर कहा, बस इतनी सी बात? दयावती ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, हाँ दादा। इसके बाद दादा ने फिर पूछा, परिवार में और पुरुष सदस्य नहीं है? इस पर दयावती ने उत्तर दिया, हाँ है, लेकिन मैं उनसे ज्यादा मेल जोल नहीं रखती। दयावती के जीवन की चुनौतियां और उसके संघर्ष की गाथा हर कदम पर उसकी आत्मशक्ति को और भी मजबूत बना रही थी। दादा मन ही मन सोचता है, इससे तो कोई रिश्ता रखना ही बेकार है। देर रात किसी से मेल जोल न रखने वाली, फिर भी सबसे संबंध है। इसी वजह से इसका पति अब दुनिया में नहीं है। जब दादा अपने विचारों से मुक्त हो जाता है तो बोल पड़ता है, देखो बेटी, हमारा नाती अभी पढ़ाई कर रहा है, इसलिए फिलहाल विवाह का सवाल ही नहीं उठता। दयावती को यहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। वह भारी मन से अपने बेटे विशाल को साथ लेकर उस गांव से बाहर निकल गई। गांव की सीमा पर पहुंचते ही वे दोनों एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ गए। अब उनके मन में कहीं और जाने की हिम्मत नहीं बची थी। तभी विशाल ने मां से पूछा, मां, ये लोग हमें ऐसे क्यों घूर रहे थे? दयावती ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, बेटा, ये लोग यही सोच रहे हैं कि मैं बदचलन हूं। विशाल ने उत्सुकता से पूछा, मां, बदचलन का क्या मतलब होता है? दयावती ने सिर झुकाकर कहा, बेटा, बदचलन उसे कहते हैं जो समाज के सही रास्ते से भटक जाता है। विशाल ने थोड़ा आश्चर्य जताते हुए कहा, मां, लेकिन इन्हें कैसे पता चला कि तुम बदचलन हो? दयावती ने धीरे से समझाया, बेटा, लड़कियों के लिए वर देखने का रिवाज है और ये काम घर के पुरुषों का होता है। अगर कोई औरत ये काम करने निकले तो उसे बदचलन माना जाता है। विशाल ये सुनकर भी असमंजस में था। मां, ये कहां से साबित होता है कि तुम बदचलन हो? दयावती ने निराश मन से कहा, बेटा, यही तो समाज की सोच है। दोनों माँ बेटे आपस में बातचीत करते हुए गांव लौटने लगे। कुछ ही देर में उन्हें गांव जाने के लिए साधन मिल गया और वे अपने घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुंचने पर दयावती और भी निराश रहने लगी, क्योंकि प्रेमा की उम्र बढ़ रही थी, लेकिन उसके लिए कोई भी लड़का नहीं मिल रहा था। दयावती के मायके वाले भी उसे बदचलन समझते थे। शायद पति की मृत्यु के बाद हर एक औरत को इसी तरह के तानों का सामना करना पड़ता है। अब दयावती रोज विशाल को साथ लेकर काम पर जाती, पूरे दिन मेहनत करती और शाम को घर लौटती। घर आकर वह फिर सोच में पड़ जाती कि आखिर अपनी बेटी के लिए वह वर कहां से ढूंढेगी। प्रेमा तो बड़ी ही सरल और संस्कारी लड़की थी। हर काम बड़े संयम और सहजता से करती थी, मगर न जाने क्यों
समाज उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। लोगों के मन में एक ही धारणा घर कर चुकी थी कि प्रेमा बदचलन औरत की बेटी है और उसी का चलन आगे भी रहेगा। दयावती ने प्रेमा की शादी के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन कोई भी लड़का नहीं मिला। प्रेमा की उम्र अब 20 वर्ष की हो चुकी थी, जो गांव के लिहाज से बहुत ज्यादा मानी जाती थी। गांव के लोग अब ताने देने लगे थे, क्या बेटी की शादी नहीं करोगी? बेचारी को ऐसे ही बिठाए रखोगी? ये सब सुनते सुनते एक दिन दयावती का दिल जिंदगी से भर गया। उसी रात उसने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूरज की पहली किरण के साथ तीनों बच्चे अपनी दिनचर्या के अनुसार उठ गए। प्रेमा, जो हमेशा अपनी माँ के कार्यों में हाथ बटाती थी, उसे न पाकर आवाज देने लगी, माँ कहाँ हो? कई बार बुलाने पर भी जब कोई उत्तर न मिला तो वह अपने भाइयों से पूछने लगी, विशाल, क्या तुम जानते हो माँ आज बिना बताए कहाँ चली गई? विशाल ने लापरवाही से कहा, अरे कहीं किसी काम में लग गई होंगी। लेकिन प्रेमा को चैन नहीं पड़ा। माँ बिना बताए कभी बाहर नहीं जाती, तुम जरा पड़ोस में जाकर पता तो करो। विशाल ने अनमने भाव से कहा, ठीक है, अगर तुम्हें तसल्ली नहीं हो रही तो मैं देख आता हूँ। विशाल बाहर निकला और माँ को ढूंढने लगा। पड़ोस की हर जगह पूछताछ की, लेकिन कोई भी माँ का सुराग नहीं दे सका। थक हार कर जब वह घर लौटा और देखा कि माँ अब भी नहीं लौटी, तो तीनों बच्चों की धड़कनें तेज हो गई। वे सोचने लगे, आखिर माँ गई कहाँ? आखिरकार जब कहीं से कोई खबर नहीं मिली तो प्रेमा ने घर के अंदर ही ढूंढना शुरू किया। जब वह एक कमरे के पास पहुंची, जिसे केवल खास मौकों पर खोला जाता था, तो देखा कि वह अंदर से बंद था। उसकी आंखों में अविश्वास उमड़ पड़ा। दरवाजा अंदर से बंद कैसे हो सकता है? तीनों भाई बहन डर और आशंका में एक साथ खड़े हो गए, आंखों में आंसू और नजरें दरवाजे पर जमी हुई। प्रेमा ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अब तक बाहर से कुछ पड़ोसी भी आ चुके थे और दरवाजा तोड़ने की बात करने लगे। वह पुराना पुश्तैनी घर था, लकड़ी के दरवाजे थे जिन्हें तोड़ना मुश्किल नहीं था। छैनी और हथौड़े की मदद से दरवाजा तोड़ा गया और जैसे ही वह खुला, पूरे घर में चीख पुकार गूंज उठी। दर्दनाक चिल्लाहटों ने आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया। दरवाजे के भीतर का दृश्य देखकर सभी बच्चों ने रोते बिलखते अपने सिर पीटने शुरू कर दिए। दयावती को फांसी के फंदे से उतारते हुए तीनों बच्चे चीख चीख कर रोने लगे। वे भगवान से सवाल करने लगे, हे भगवान, आखिर हमने तेरा क्या बिगाड़ा था? कभी भगवान को दोष देते तो कभी खुद को कोसते। पिता की मृत्यु का दुख इतना नहीं था, क्योंकि तब भी उनके पास माँ का सहारा था, लेकिन आज वह एकमात्र आस भी टूट चुकी थी। पड़ोस के लोग उन्हें सांत्वना देने लगे, कुछ कहने लगे, दयावती बेचारी कितनी सरल और निष्कपट थी, जब भी मिलती हंसकर बात करती थी। कुछ अन्य लोग कहने लगे, दयावती को हमने बचपन से देखा है, कितनी शांत और नेक महिला थी। वही लोग जो कल तक उसे बदचलन कहकर ताने मारते थे, अब उसकी तारीफें कर रहे थे। उनके तानों की ही वजह से दयावती आज इस दुनिया को छोड़ गई। पड़ोसियों ने मिलकर दयावती का अंतिम संस्कार करवाया। दयावती के मायके वालों ने भी उसकी दिन और तेरहवीं करने की जिम्मेदारी ली। वे बोले, हम अपनी बहन के लिए सब कुछ करेंगे, उसे बड़े धूमधाम से विदा करेंगे। दयावती की 13वीं भी बड़े धूमधाम से की गई। अब तीनों बच्चों को उनके मामा मामी के घर रहने के लिए कहा गया और वे वहां चले गए। इस बीच तीनों बच्चे अब तक बहुत समझदार हो चुके थे, पर मां की कमी उनके जीवन से कभी पूरी न हो सकी। विशाल और रामदास नजदीकी शहर में मेहनत कर रहे थे। वहां काम की तलाश में दिन भर पसीना बहाते और शाम ढलते ही अपने मामा मामी के घर लौट आते। तीनों भाई बहन अब एक अलग हिस्से में रहने लगे थे। प्रेमा स्वभाव से गुणी और मेहनती, सिलाई खड़ाई का काम कर घर का खर्च संभालने लगी थी। मां के निधन के 4 वर्ष बाद इन सभी ने कठिन संघर्ष कर एक अच्छी खासी रकम जमा कर ली थी। विशाल ने मन में ठान रखा था कि अपनी बहन की शादी ऐसी धूमधाम से करेगा कि पूरा सीतापुरी हतप्रभ रह जाएगा। अब बारी थी प्रेमा के लिए वर की तलाश करने की। दोनों भाई अपनी बहन के लिए एक योग्य वर ढूंढने निकल पड़े। कई जगहों पर गए, मगर कोई लड़का दिल को नहीं भाया। विशाल सोचता रहा, मेरी बहन ने इतने कष्ट झेले हैं, उसकी शादी मैं ऐसी करूंगा कि पूरे गांव को गर्व हो।
रास्ते में दोनों भाई आपस में चर्चा करते हुए जा रहे थे। विशाल बोला, शिवपुर के बाबूजी का लड़का कैसा रहेगा? रामदास ने विचार करते हुए कहा, वह पेशे से भी अच्छा है। विशाल ने सहमति जताई, हाँ, वह उनके घर का इकलौता बेटा है और काफी संपन्न भी है। रामदास ने सवाल किया, लेकिन लड़के की पढ़ाई लिखाई कैसी है? विशाल ने जवाब दिया, उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और अब सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है। रामदास ने उत्साह में कहा, तो फिर यह रिश्ता सही रहेगा, बस यह देखना होगा कि वे ज्यादा कुछ न मांगे। विशाल ने भरोसा दिलाया, बाबूजी ऐसी कोई मांग नहीं रखेंगे। वे एक अच्छी लड़की ढूंढ रहे हैं और हमारे पिताजी से उनका अच्छा परिचय भी था। रामदास बोला, तो फिर भैया शिवपुर चलते हैं और आज ही इस रिश्ते की बात पक्की कर लेते हैं। दोनों भाई शिवपुर की ओर चल पड़े और महज 3 घंटों में वहां पहुंच गए। जब वे बाबूजी के घर पहुंचे तब तक काफी देर हो चुकी थी और घर के बाहर कुछ लोग पान सुपारी खाते बैठे थे। दोनों ने जाकर बाबूजी के चरण स्पर्श किए। बाबूजी ने पूछा, कैसे आना हुआ बेटा? विशाल ने निवेदन किया, बाबूजी आपसे एक जरूरी बात करनी है। बाबूजी बोले, तुम तो मेरे अच्छे मित्र के बेटे हो, खुलकर बताओ तुम्हें क्या चाहिए? विशाल ने गहरे आदर से कहा, बाबूजी हम अपनी बहन को आपकी बहू बनाना चाहते हैं, इससे हमें गर्व महसूस होगा। बाबूजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे बेटे समान हो, निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी बहन से भलीभांति परिचित हूं और अपने बेटे का विवाह उसी से करूंगा। विशाल ने श्रद्धापूर्वक कहा, बाबूजी आप इतने धनवान हैं, हमारे पास देने को ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हम आपकी इज्जत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बाबूजी ने गंभीरता से कहा, इन बातों को अब छोड़ो, मेरे दोस्त की आत्मा को इससे ठेस पहुंचेगी, वह परलोक से सब कुछ देख रहा होगा। उसके बाद बाबूजी ने भोजन का प्रबंध किया और सभी ने मिलकर साथ में भोजन किया। रात्रि का भोजन समाप्त होते ही सभी लोग अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो गए। सुबह जब उजाला हुआ तो विशाल और रामदास ने बाबूजी के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया और अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में रामदास ने कहा, बाबूजी का स्वभाव कितना उदार है भैया, ऐसे लोग दुर्लभ ही होते हैं जो इतने धर्मनिष्ठ होने के बावजूद इतनी विनम्रता दिखाते हैं। ऐसे महानुभावों का मैं दिल से आदर करता हूँ। विशाल ने गंभीर स्वर में कहा, यह सब ईश्वर की कृपा है, हम में इतनी शक्ति कहाँ थी कि इतने बड़े घर में विवाह कर पाते। रामदास ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ भैया आप सही कह रहे हो। इसी तरह बातचीत करते हुए दोनों भाई अपने गांव पहुंच गए। दोनों ही अब अत्यधिक प्रसन्न थे क्योंकि उन्हें अपनी बहन के लिए बिल्कुल वैसा ही वर मिल गया था जैसा वे चाहते थे। अब वे शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गए। दोनों भाई सोचते रहे कि वे इतने अच्छे से इंतजाम करेंगे कि प्रेमा को यह कभी महसूस न हो कि यदि माता पिता होते तो कुछ कम होता। शादी की तारीख भी तय हो गई थी। गांव में शादी की तैयारियां जोरों पर थी और सभी मित्र रिश्तेदार सहयोग के लिए आगे आ गए थे। हर कोई अपनी ओर से मदद देने के लिए तत्पर था। धीरे धीरे सभी आवश्यक सामान एकत्र होने लगा और गांव वाले भी अपनी सेवा भाव से जुट गए थे। विशाल के पास लोग आते और कहते, जो भी चीज चाहिए बस बता देना। कोई कहता, मैं तुझे अपना ही मानता हूँ, तुझे किसी चीज की चिंता नहीं करने दूंगा। ये सुनकर विशाल को अचंभा हुआ कि वही लोग जो कल तक इस परिवार का बहिष्कार करते थे आज मदद के लिए सबसे पहले खड़े थे। कुछ रिश्तेदार जिन्होंने पहले ताने दिए थे अब वही लोग शादी में आने और सहायता देने के लिए उतावले थे। वह सोचने लगा, ये सब अचानक कैसे बदल गया? क्या यह भगवान की कोई लीला है? चारों ओर बस एक ही चर्चा हो रही थी, प्रेमा की शादी। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। बाबूजी, जो अपने बेटे की शादी को लेकर बेहद उत्साहित थे, ने मन ही मन तय कर रखा था कि शादी बहुत ही धूमधाम से करेंगे। जब बारात गांव में दाखिल हुई तो चारों ओर पटाखों की आवाज से पूरा माहौल गूंज उठा। गांव वालों को भी पता चल गया कि बारात आ चुकी है और वे अपनी जिम्मेदारियों में और तेजी से जुट गए। रोड लाइट्स, डीजे, बैंड और घोड़े जो आमतौर पर शादियों में नहीं देखे जाते थे, इस बार सब कुछ देखने को मिला। गांव के बच्चे, बूढ़े सभी मस्ती में झूम रहे थे। हर कोई यही कह रहा था
किस्मत वालों को ही ऐसा घर मिलता है। रामेश्वर से बड़ा इस गांव में कोई नहीं, पर उसकी बेटी की शादी भी इतनी धूमधाम से नहीं हुई थी। गांव के एक किनारे पर जनवासा था, जहां बारात धूमधाम के साथ पहुंची। सबसे पहले बारातियों का फल से स्वागत किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के फलों का मिश्रण था। उसके बाद नाश्ते में बर्फी, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, पेड़ा और समोसा परोसा गया। गांव के लोगों को खाने के मौके कभी कभार ही मिलते थे, लेकिन वे मेहनतकश थे, इसीलिए उन्हें किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। परंतु शहर से आए मेहमानों की स्थिति गंभीर थी। वे भोजन के बाद मैदान की ओर भागते रहे। मैदान में जगह थी, इसीलिए बड़ी समस्या नहीं आई। अब टीके की रस्म हुई और उसके बाद जयमाला का कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिसने भी दूल्हा दुल्हन की जोड़ी देखी, वह यही कहता रहा कि समय भी सही है और जोड़ी भी कितनी अनुपम है। फिर सभी ने मिलकर शादी की रस्में पूरी की। जब विदाई का समय आया तो पूरे परिवार ने मिलकर प्रेमा को विदा किया। दोनों भाई अपनी बहन प्रेमा से बहुत प्रेमा करते थे, क्योंकि प्रेमा ने ही उन्हें माता पिता का स्नेह और देखभाल दी थी। वह अपने भाइयों को खिलाए बिना कभी खाना नहीं खाती थी। इस तरह के गहरे प्रेमा ने तीनों को एक मजबूत रिश्ते में बांध रखा था। आज जब भाई अपनी बहन से जुदा हो रहे थे तो उनके दिलों में गहरा दर्द था। आंसू रुक रुक कर बह रहे थे। रिश्तेदारों और गांव वालों ने बहुत समझाया, परंतु भाइयों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। किसी तरह माहौल शांत हुआ और धीरे धीरे सभी नाते रिश्तेदार अपने अपने घर लौट गए। अब दोनों भाई अकेले रह गए थे। उन्होंने जैसे तैसे खाना बनाया और खाया। बहन ससुराल जा चुकी थी और दोनों भाइयों की दिनचर्या अब बदल गई थी। वे एक साथ खाना खाते और फिर अपने अपने काम में लग जाते। समय बीतता गया और सभी लोग अपने कामों में व्यस्त हो गए। कुछ समय बाद ईशीपुर से एक तार आया जो प्रेमी के नाम से था। ये देख विशाल हैरान रह गया। आखिर ये पत्र क्यों आया? मन को शांत करते हुए विशाल प्रेमा के ससुराल की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि घर में भारी हलचल मची हुई थी। ये सब देखकर विशाल चौंक गया। तभी प्रेमा रोते हुए विशाल के पास आई और बोली, भैया, इस घर में मुझे बहुत दुख दिया जाता है। मुझे यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। विशाल ने उसे समझाते हुए कहा, ऐसा मत कहो बहन, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। प्रेमा ने हर्ष, अपने पति, के बारे में शिकायत करते हुए कहा, हर्ष को कोई परवाह नहीं। वह दिन रात घर से बाहर रहता है और जब आता है तो दारू पीकर पड़ा रहता है। जब से मैं इस घर में आई हूँ, न उसने मुझसे कभी ढंग से बात की है और न ही मुझे अपना माना है। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। अपनी बहन की बातें सुनकर विशाल का दिल टूट गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके अरमानों से भरे विदाई के बाद उसकी बहन इस स्थिति में है। विशाल को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस प्रतिष्ठित घर में ऐसा माहौल कैसे हो सकता है। लेकिन प्रेमा भी झूठ नहीं बोल सकती थी। विशाल ने सोचा कि यदि घर पर कोई होता तो वह प्रेमा को मायके ले जाता, ताकि वह कुछ समय वहां रहे और मन बदल सके। उसने बहन को दिलासा देते हुए कहा, मैं तुम्हें दिवाली पर लेने आऊंगा, तुम चिंता मत करो, इसी घर को स्वर्ग बनाओ। ये कहकर विशाल ने विदा ली और घर की ओर चल पड़ा। विशाल सोचने लगा कि हर गृहस्थ जीवन के आरंभिक दौर में समस्याओं का होना स्वाभाविक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके जाने के बाद अब हालात और भी जटिल हो गए। हर्ष की दुर्वृत्तियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। हर्ष 22-23 दिन से घर की दहलीज पर कदम भी नहीं रखता था। बाबूजी भी इस हालत से हताश थे। सोच में पड़े रहते कि आखिर क्या उपाय करूं। मैंने तो हर्ष का विवाह इसलिए करवाया था कि शायद वह सुधर जाएगा। इकलौता पुत्र होने के नाते मैंने भी उसे अत्यधिक स्नेह दिया, उसकी हर मनोकामना पूर्ण की। मुझे क्या मालूम था कि यही स्नेह एक दिन मेरे लिए अभिशाप बन जाएगा। दूसरी ओर प्रेमा का जीवन मानो नरक बन गया था। जब भी वह अपनी वेदना सास के सामने रखती तो सास मानो आग बबूला हो जाती और उल्टे उसे ही दोषी ठहराने लगती। कहती, तुम्हें तो बस मेरे बेटे पर आक्षेप लगाना आता है, जैसे तुम स्वयं बहुत पवित्र हो। बेचारे प्रेमा को समझ नहीं आता कि अपनी व्यथा किससे साझा करे। बाबूजी तो स्वयं हर्ष की करनी से दुखी थे। उनका घर मानो एक खुले आकाश की तरह हो गया था, जिसमें हर समय चिंताओं के बादल मंडराते रहते।
हर्ष, जिसने नौकरी की तैयारी तो मानो नाम मात्र की थी, बस अपनी ही मस्ती में डूबा रहता। उसके बारे में गंदी अफवाहें फैलती रहती। कभी किसी लड़की के साथ घूम रहा है तो कभी दोस्तों के संग अय्याशी कर रहा है। ऐसे किस्से आए दिन सुनने को मिलने लगे थे। हर्ष अब पूरी तरह से काबू से बाहर हो चुका था। इन बातों से प्रेमा का मन भारी रहने लगा था। पहले तो वह सोचती थी कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, परंतु हर्ष की आदतें बद से बदतर होती जा रही थी। आखिरकार प्रेमा ने अपने भाई विशाल को पत्र लिखा कि भैया, मुझे इस घर से ले जाओ, नहीं तो मुझे जीवित नहीं पाओगे। विशाल ने जैसे ही यह पत्र पढ़ा तो वह फौरन अपनी बहन के पास पहुंचा। घर पहुंचकर बाबूजी के चरण छुए और उनके सामने मौन होकर बैठ गया। विशाल ने कुछ नहीं कहा, बस शांत भाव से बाबूजी के समीप बैठा रहा। तभी बाबूजी बोले, बेटा, मैं भी इस स्थिति से बहुत व्यथित हूं। मैं स्वयं अपने बेटे को काबू में नहीं रख पा रहा हूं। प्रेमा, बेटी जैसी बहू मिलना किसी के लिए सौभाग्य की बात है। मैंने तो उसे पाकर बहुत आनंदित महसूस किया था। सोचा था कि अब शायद हर्ष भी सुधर जाएगा, लेकिन उसकी काली करतूतें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हर्ष को शहर से बुलाया गया। उसने सभी की बातें बहुत ध्यान से सुनी। उसके हाव भाव से ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि वह इतना बिगड़ चुका है। सभी ने यह सोचकर चैन की सांस ली कि हर्ष अब सुधर जाएगा। विशाल भी अपने घर लौट गया और बाबूजी की सहमति लेकर हर्ष भी वापस शहर चला गया। मगर अगले ही दिन यह समाचार मिला कि हर्ष किसी लड़की को लेकर फरार हो गया। यह खबर आग की तरह फैल गई। जब प्रेमा को यह बात मालूम हुई तो उसका दिल टूट गया। तभी उसकी सास मानो अंगारे की तरह जलती हुई उसके पास आई और कड़वाहट भरे स्वर में बोली, यह सब तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। अब प्रेमा के लिए इस सब को सह पाना नामुमकिन हो गया। अंततः उसने एक अंधेरी कोठरी में घुसकर फांसी का फंदा लगा लिया। प्रेमा की तुरंत मृत्यु हो गई और पूरे घर में मातम छा गया। चारों ओर एक ही चर्चा थी, बाबूजी की बहू ने फांसी लगा ली है। हाँ, प्रेमा ने अपनी जान दे दी। बेचारी, उसे यहाँ आकर सुख का एक भी क्षण नसीब नहीं हुआ। हर्ष ने उसके जीवन को विषाक्त बना डाला। खुद मर जाता तो किसी को इतना दुख न होता। जब भी प्रेमा घर से बाहर निकलती, वह इतने स्नेह से बोलती कि सुनने वालों का मन बहल जाता। मगर उसकी सास उसके लिए मानो एक झर का प्याला थी, जिसने कभी उसके साथ अच्छे शब्द नहीं बोले। बेचारे बाबूजी भी क्या कर सकते थे? हर्ष के सामने किसकी चलती थी? और आज प्रेमा इस दुनिया से विदा हो गई, हमें नरक की अग्नि में छोड़कर। वह तो यहाँ रहकर भी मानो हर दिन मर रही थी। आज जाकर उसे वास्तविक शांति मिली होगी। इधर जब विशाल और रामदास को यह समाचार मिला तो उन्हें तुरंत बुलाया गया। कहा गया कि तुम दोनों जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, क्योंकि प्रेमा की हालत बहुत गंभीर है। दोनों भाई सूचना मिलते ही हड़बड़ाकर शिवपुरी के लिए रवाना हुए। जब वे पहुंचे तो चारों ओर हाहाकार सुनाई दे रहा था। उन्हें तुरंत आभास हुआ कि जरूर कोई अनहोनी हो चुकी है। जैसे ही वे घर पहुंचे, वहां मातम का सन्नाटा फैला था। विशाल ने अपनी बहन को देखा और उसे देखते ही होश खोकर धराशायी हो गया। जब उसे होश आया तो वह फूट फूट कर विलाप करने लगा। विशाल की रुलाई फटकर गूंजने लगी, हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरी इतनी कठोर परीक्षा ली? मेरी प्यारी बहन को मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया। वह मुझसे कह रही थी, मुझे ले जाओ भैया, यहां से नहीं तो मैं बच नहीं पाऊंगी। पर उस वक्त मेरे मन पर पत्थर रखे थे, वरना यह दिन न देखना पड़ता। काश मैं उसे अपने साथ ही ले गया होता। विशाल और रामदास की यह वेदना किसी से सहन नहीं हो रही थी, लेकिन उन्हें सांत्वना देने वाले भी अपनी बेबसी में थे। दुख का पहाड़ जब टूटता है तो कोई उपदेश काम नहीं आता। दोनों भाइयों को अब जीवन का कोई रस शेष नहीं दिख रहा था। उन्होंने तो अपनी बहन की खुशी के लिए वर्षों तक कठिन परिश्रम किया था और आज सब कुछ निरर्थक हो गया। सभी ने मिलकर प्रेमा का अंतिम संस्कार किया और फिर अपने अपने घर लौट गए। विशाल और रामदास भी अपने घर की ओर चल पड़े। उन दोनों को ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अब दुनिया में उनके लिए कुछ भी शेष नहीं रहा। घर पहुंचकर वे दोनों बिना कुछ खाए पिए रात भर रोते रहे। सुबह जब उनकी आंखें खुली तो वे सूजी हुई थी और उनके चेहरे पर विषाद की लकीरें साफ नजर आ रही थी।
आस पड़ोस के कई लोग उन्हें समझाने आए। सबने कहा, भगवान के आगे हम सब बेबस हैं, उसके फैसलों के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। सबके समझाने के बाद सभी लोग अपने अपने घर लौट गए। अब दोनों भाई एक दूसरे को दिलासा देते, एक दूसरे का सहारा बनते हुए बस जीने का प्रयत्न करते। उनके जीवन में अब कोई उद्देश्य शेष नहीं था, मानो वे बिना दिशा के बस चल रहे थे। उन्हें खुद भी समझ नहीं आता था कि वे आखिर क्यों जी रहे हैं। एक दिन भोजन करते वक्त रामदास ने अपने भैया से पूछ ही लिया, भैया विशाल, तुम विवाह क्यों नहीं कर रहे हो? हम कब तक इस अकेली जिंदगी को यूं ही खींचते रहेंगे? विशाल ने गंभीरता से जवाब दिया, रामदास, पहले मुझे हर्षित को उसकी गलती का एहसास कराना है, ताकि वह फिर किसी और के साथ वैसा न कर सके जैसा उसने हमारे साथ किया। मैं चाहता हूं कि कोई और भाई हमारे जैसे पीड़ा न सहे। विशाल के पास धन संपत्ति की कमी तो नहीं थी, अगर चाहता तो हर्षित को जेल भिजवा सकता था, परंतु उसने यह रास्ता उचित नहीं समझा। समय अपनी चाल चलता रहा, लोग अपनी अपनी जिंदगी की आपाधापी में व्यस्त हो गए। कुछ समय बाद खबर मिली कि हर्ष जिस लड़की को भगाकर ले गया था, वह उसे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई। हर्ष का बुरा हाल था, उसे मार पीट कर अधमरा सड़क किनारे छोड़ दिया गया। किसी ने उसे बेसुध हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। उसके पास जो थोड़ी बहुत दौलत थी, वह भी उस लड़की के साथ चली गई। हर्ष के माता पिता भी यह सुनते ही अस्पताल पहुंचे। जब विशाल को इस घटना का पता चला तो वह भी अस्पताल पहुंच गया, लेकिन हर्ष की हालत देखकर मौन साध लिया। उसकी मर्मांतक अवस्था ने विशाल को अंदर तक हिला दिया और वह केवल भगवान से उसकी सलामती की प्रार्थना करता रहा। हर्ष के सामने विशाल के मन में कई सवाल कौंधे थे, पर उसे देखकर वह सब भुला बैठा, क्योंकि हर्ष बुरी तरह से जख्मी था। उसकी खोपड़ी की नसें फट चुकी थी और काफी खून बह चुका था। विशाल ने काफी देर तक अस्पताल में रुकने के बाद घर की राह ली। इस दौरान हर्ष का इलाज जारी रहा। अब वह प्रेमा को याद कर पछताने लगा। उसे एहसास हुआ कि प्रेमा ने उससे सच्चा प्रेमा जताने की भरसक कोशिश की थी, परंतु वह मूर्खता और अज्ञानता के अंधकार में डूबा रहा, जो उसकी मर्मस्पर्शी भावनाओं को न समझ सका। अब हर्ष ने मन में ठान लिया था कि यदि उसे प्रेमा का प्यार दोबारा मिले तो वह उसे कभी दुखी नहीं होने देगा। वह सोचने लगा कि काश मैं प्रेमा के प्यार को पहले समझ पाता तो आज यह दिन न देखना पड़ता। अब वह संकल्पित था कि वह प्रेमा को इतना प्रेमा देगा कि वह अतीत की कड़वाहट भूल जाएगी। उसकी गलती का पश्चाताप करते हुए उसने ठान लिया कि वह अपने प्यार से उसके सभी दुखों को हर लेगा। काश तुम मेरे पास होती तो सबके सामने तुम्हें गले से लगा लेता। तुम तो साक्षात प्रेमा की देवी हो और मैं तो अंधा निकला जो तुम्हारे प्रेमा को पहचान न सका। हफ्तों की चिकित्सा के बाद हर्ष पूर्णतः स्वस्थ हो गया। बाबूजी ने पूछा, बेटा अब तुम क्या करना चाहोगे? शहर में ही रहना चाहते हो या घर वापस आना? हर्ष ने तुरंत उत्तर दिया, पिताजी अब मैं आपके साथ घर ही जाऊंगा। मुझे अब आप सभी के पास ही रहना है। तीनों लोग घर की ओर चल पड़े। हर्ष के मन में विचारों का बवंडर था कि वह प्रेमा से क्या कहेगा, कैसे कहेगा। उसने कई बार शब्दों को तराशने की कोशिश की, पर समझ नहीं पाया कि कहां से शुरुआत करे। बस घर की राह पर चलते हुए वह अपने ख्यालों में उलझा रहा। कुछ समय बाद वे गांव पहुंच गए। हर्ष के हृदय की धड़कनें तेज हो गईं। उसकी सोच में एक उथल पुथल थी कि वह प्रेमा से कैसे बात करेगा, उसकी नजरों का सामना कैसे करेगा। मन के गहरे ऊहापोह के साथ अंततः वह घर के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजे के भीतर कदम रखा, अपने दिल की धड़कनों की गूंज के साथ। हर्ष ने घर के अंदर कदम रखा तो उसे एक अनजानी बेचैनी ने घेर लिया। जहां प्रेमा का होना घर की हर कोने को चकाचौंध कर देता था, वहीं अब ऐसा लगा मानो उसकी गैर मौजूदगी ने जगह जगह धूल की चादर बिछा दी हो। घर की हालत देखकर हर्ष ने सोचा कि शायद प्रेमा मायके चली गई होगी। उसका दिल तो कहता था कि किसी से पूछ ले, मगर उसकी जुबान मानो जकड़ी हुई थी। भीतर भीतर पछतावे का बोझ उसे कचोटता रहा। मैंने उसे कितना दर्द दिया, फिर भी प्रेमा नजर क्यों नहीं आ रही? पर हिम्मत जवाब दे गई और वो बिना कुछ कहे उम्मीदों के धागे से बंधा बस चलता रहा। उसे विश्वास था कि एक दिन तो प्रेमा लौटेगी।
कुछ समय बाद हर्ष नलकूप के पास बैठा था। तभी गांव की औरतें उसे देखते ही फुसफुसाने लगी, इस अभागे का सत्यानाश क्यों नहीं हुआ? ये मरे क्यों नहीं? अब यहाँ आकर बैठा है। जब तक प्रेमा थी कभी नजर भी नहीं आता था। अब तो जैसे मन हो वैसा कर रहा है। उस भगोड़ी को क्यों नहीं लाया साथ में? बेचारी प्रेमा तो ले गया और अब ये नास पीटा यहाँ डेरा जमाएगा। उनकी बातों ने हर्ष के दिल को छलनी कर दिया। उसे कुछ समझ नहीं आया, पर बेचैनी बढ़ती गई, खासकर जब उन्होंने कहा, प्रेमा को तो ले लिया। उसी क्षण हर्ष भागकर घर पहुंचा और अपनी माँ से पूछने लगा, माँ, प्रेमा कहाँ है? उसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती आवाज में वह बोली, बेटा, प्रेमा हम सबको छोड़कर स्वर्ग से धार चुकी है। ये सुनते ही हर्ष को जैसे आसमान गिर पड़ा हो। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। वह तुरंत अपने पिता के पास दौड़ा। पिता ने भी वही जवाब दिया, प्रेमा अब इस दुनिया में नहीं रही। हर्ष के भीतर का तूफान बाहर फूट पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगा। माता पिता भी प्रेमा की याद में आंसू बहाने लगे। थोड़ी ही देर में आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए, मगर किसी ने उसके आंसुओं को सच नहीं माना। लोगों ने ताने मारने शुरू कर दिए, देखो, ये बहरूपिया अब नया नाटक कर रहा है। जब तक बेचारी प्रेमा थी कभी पलटकर नहीं देखा, अब उसकी याद में मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। गांव वाले अपनी अपनी बातें बनाकर लौट गए, पर किसी ने भी हर्ष के दर्द को समझने की कोशिश नहीं की। लोगों की नजर में उसकी तकलीफ महज एक दिखावा थी, लेकिन हर्ष का मन सच में टूट चुका था। वह प्रेमा की तड़प में बावला हो गया था, बार बार बुदबुदाता, मैं तो ठहरा ना समझ, लेकिन प्रेमा, तुझे यूं नहीं जाना चाहिए था। हे भगवान, तूने मेरे साथ कैसा छल किया है। पहले मेरे दिल पर पत्थर रख दिया, मुझसे गलतियां करवाई और अब मेरी दुनिया उजाड़ दी। दिन हो या रात, हर्ष की हर सोच प्रेमा के इर्द गिर्द ही घूमती। वह उसकी यादों में खोया रहता, आंसुओं में डूबा। उसे लगता था कि अब जीवन में कुछ भी शेष नहीं है। उसकी आत्मा सूनी हो चुकी थी, मानो जीने की इच्छा ही बुझ गई हो। अब हर्ष ने सबसे बोलना बंद कर दिया। वह बस अकेला बैठा प्रेमा के गीत गुनगुनाता रहता, जैसे किसी गहरे सागर में उसकी आवाज गूंज रही हो। अब हर किसी को यही लगने लगा कि हर्ष की मानसिक स्थिरता डगमगा गई है। बाबूजी, जो प्रेमा को अपनी सगी बेटी की तरह स्नेह करते थे, उसकी मृत्यु ने उनके मन में गहरे घाव छोड़े थे। जब भी प्रेमा की आंखों में आंसू छलकते थे, बाबूजी के दिल में टीस उठती थी। वे अक्सर मन ही मन सोचते, हे ईश्वर, क्यों न मैं इस दुख के साक्षी बनने से पहले ही प्राण त्याग दूं। लेकिन उनकी बेबसी ये थी कि वे चाहे जितना प्रयास कर ले, प्रेमा की पीड़ा को हरने में असमर्थ थे। प्रेमा के निधन के बाद से बाबूजी की मुस्कान मानो कहीं गुम हो गई थी। न किसी ने उन्हें हंसते देखा, न कोई हंसी उनके चेहरे पर झलकी। लेकिन अब उनके सामने एक और चिंताजनक स्थिति थी, हर्ष की स्थिति। हर तरफ से यही सुनने को मिलता कि हर्ष का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। ये बातें सुन सुनकर बाबूजी और भी अधिक खामोश होते जा रहे थे। उन्होंने अपने खाने पीने तक का ख्याल छोड़ दिया था और उनका मन हर वक्त यही सोचता था कि उनकी जिंदगी में सब कुछ बिखरता जा रहा है। बाबूजी अकेलेपन के घेरे में थे। पहले जहां गांव के कुछ लोग चौपाल पर आकर उनसे बतियाते थे, गांव की छोटी बड़ी खबरें साझा करते थे, वहीं अब चौपाल सूनी पड़ी रहती थी। बाबूजी के साथ न कोई हुक्का गुड़गुड़ाता था, न कोई पुरानी यादें ताजा करता था। पूरा दिन प्रेमा और हर्ष की यादों में डूबते उतराते बीत जाता। एक रात अचानक बाबूजी का शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ने लगा। घबराहट में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा, किसी गंभीर समस्या की बात नहीं है, बस रक्तचाप थोड़ा कम है, नियंत्रण में आ जाएगा। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी डॉक्टर बाबूजी को संभाल नहीं सके और अंततः उन्होंने इस दुनिया से विदा ले ली। घर पहले ही दुख और समस्याओं के अंधकार में डूबा था और अब इस नई विपदा ने उसे और भी अधिक झकझोर दिया। अब घर में बस दो ही लोग बचे थे, माँ और बेटा। उन दोनों पर पूरे घर का बोझ आ पड़ा था। उनके जीवन की स्थिरता बुरी तरह बिखर चुकी थी। गांव में लोग इस विपत्ति की भयावहता को सोचकर भी कांप उठते थे। बाबूजी का शव जब अस्पताल से गांव पहुंचा तो पूरे गांव में मातम फैल गया। बुरे व्यक्तियों की मौत पर कभी किसी को आंसू बहाते नहीं देखा, लेकिन बाबूजी
जैसे सीधे सादे और ईमानदार इंसान के निधन ने सभी को दुखी कर दिया था। उनके अंतिम संस्कार में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था, मानो गांव का हर व्यक्ति उनके प्रति अपना स्नेह प्रकट करना चाहता हो। दूर दूर से लोग एकत्र हुए। सैकड़ों की भीड़ ने उनकी अंतिम यात्रा में भाग लिया। मिसाल और रामदास भी बाबूजी की अंतिम यात्रा में प्रमुखता से शामिल हुए। शायद ही कोई ऐसा रिश्तेदार रहा हो जिसने इस अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज न कराई हो। दूसरी ओर हर्ष की मानसिक स्थिति अभी भी डगमगा रही थी, लेकिन इस विपत्ति के समय विशाल और उसके छोटे भाई ने इस टूटे हुए परिवार का हाथ थामा। उन्होंने ठान लिया कि वे हर्ष का समुचित उपचार कराएंगे और इस परिवार की देखभाल करेंगे, क्योंकि उनकी बहन तो पहले ही उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। विशाल और उसके भाई की मदद से हर्ष का इलाज शुरू हुआ और धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार आने लगा। समय ने घावों पर मरहम लगाया और हर्ष की जिंदगी में फिर से कुछ प्रकाश लौटने लगा। विशाल और उसका भाई सेवाराम दोनों ही अपने तन मन से बाबूजी के परिवार को सहारा दे रहे थे। धीरे धीरे समय ने घावों पर मरहम लगाया और हर्ष की मानसिक स्थिति सुधरने लगी। एक दिन हर्ष की मां ने अपनी उदासी जताते हुए कहा, बेटा, अब इस घर में मन नहीं लगता। तुम्हारे बाबूजी कितने ईमानदार थे, जीवन भर दूसरों के सुख दुख में साथ रहे, मगर अब हमें यहाँ ठहरना बहुत भारी लगने लगा है। हम यहाँ कैसे रहे जब उनका साया भी नहीं है? विशाल ने उन्हें समझाया, मौसी, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। हम भी दुखी हैं क्योंकि हमारी बहन भी हमें छोड़कर चली गई। वह हमें माँ बाप दोनों का स्नेह देती थी, मगर उसकी यादें भुलाना आसान नहीं है। फिर भी जीवन ठहरता नहीं है, हमें आगे बढ़ना ही होगा। इसके बाद विशाल और सेवाराम ने हर्ष के लिए एक उपयुक्त कन्या की खोज शुरू की। उन्हें एक सुसंस्कारी सौम्य स्वभाव की लड़की मिली जो गरीब परिवार से थी। उसका सरल आचरण देखकर उन्होंने हर्ष का विवाह उससे कर दिया। शादी के बाद हर्ष की मां ने एक दिन कहा, बेटा, तुम्हारे आने से इस घर में खुशियों का फिर से वास हो गया है, मगर तुम अब कहां चलने की सोच रहे हो? विशाल ने कहा, मौसी, अब हमें विदा लेनी चाहिए। तब हर्ष की मां ने उनसे वादा लिया, पहले यह प्रतिज्ञा करो कि तुम अपनी बहन के जाने के दुख को भुलाकर जीवन की ओर फिर से एक नई राह पकड़ोगे। विशाल ने यह वादा निभाने का भरोसा दिलाया। अब हर्ष ने अपने छोटे भाई सेवाराम के विवाह का प्रबंध किया। सेवाराम ने भी बड़े भाई विशाल के प्रति आभार जताया और कहा, भैया, पहले आप अपना घर बसा ले। विशाल ने अपनी शादी बाद में की, जबकि पहले सेवाराम का विवाह हुआ। समय बीतता गया और दोनों भाइयों के जीवन साथी घर में आ गए। जल्द ही दोनों के परिवार में किलकारियां गूंजने लगी और घर फिर से हंसी खुशी से भर गया। हर्ष के भी एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ और बेटी का नाम उसने प्रेमा रखा, अपनी खोई हुई बहन की याद में। अब हर्ष जी जान से मेहनत करता, अपने परिवार को खुशियों से सींचता। दूसरी ओर विशाल और सेवाराम अपने अपने परिवारों में रम गए थे। इस प्रकार जो परिवार कभी दुर्दशा में बिखर गया था, उसने एक बार फिर सुकून और संतोष की छाप तले अपनी दुनिया बसा ली। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। राधे राधे।